नमस्ते दोस्तों। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं जो वीडियो के अंत में है, तो उसे जरूर सुनकर जाइएगा। इस वीडियो के बारे में एक जरूरी बात, इस कहानी में हमारे मेन कैरेक्टर की माँ एक बहुत ही शक्तिशाली एम्प्रेस हैं। उनकी शक्तियों की वजह से उनके शरीर के भीतर अपनी ही एक छोटी सी दुनिया है। हमारा मेन कैरेक्टर उसी गर्भ में रहकर कल्टीवेशन करता है। इसी वजह से आपको वीडियो में कुछ ऐसी इमेजेस दिखाई दे सकती हैं जहां हमारा मेन कैरेक्टर कभी बड़ा दिखता है तो कभी बच्चा ही रहता है। तो चलिए इस अनोखी कहानी को एंजॉय करें और अंत में दिए गए मैसेज को मिस ना करें। अमरता की राह पर जल्दी चलने के लिए मैंने अपनी माँ की कोख से ही तपस्या और अभ्यास शुरू कर दिया था। और हो भी क्यों ना, मेरी माँ कोई साधारण महिला नहीं बल्कि एक शक्तिशाली साम्राज्य की साम्राज्ञी है। पिछले कई सौ सालों में वे अकेली ऐसी स्त्री हैं जिन्होंने दाव को सिद्ध किया है और परम स्वर्गीय सम्राट का पद हासिल किया है। आमतौर पर माँ की कोख में जो वातावरण होता है यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। इसके बजाय यहाँ एक आदिम अराजकता का साम्राज्य है जो असीम ऊर्जा से भरा हुआ है। मेरी माँ हर रोज अपनी महान जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं ताकि मेरी नसों को शुद्ध कर सकें और मेरी हड्डियों को वज्र जैसा मजबूत बना सकें। एक स्वर्गीय सम्राट की वो मूल शक्ति हर पल मेरे शरीर और मेरी आत्मा को पोषण देती रहती है। यही कारण है कि मैं अपने जन्म के पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो शायद अब सिर्फ 5 महीने ही बाकी रह गए हैं। मैं तो बस आराम से लेटने की योजना बना ही रहा था कि तभी सेल्फ डिसिप्लिन सिस्टम ने मुझे ढूंढ लिया। एक सम्राट का पुत्र होने के नाते मेरा अभ्यास अतुलनीय होना चाहिए और मुझे साधारण लोगों से बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। सिस्टम ने मुझे आदेश दिया कि मैं तुरंत अपना अभ्यास और बढ़ा दूं। अगर मैं ये कार्य पूरा कर लेता हूँ तो मुझे सुप्रीम बोन और हेवन डेवरिंग डिमोनिक आर्ट जैसे शक्तिशाली पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। लेकिन ये सुनते ही मुझे एक बहुत ही गंभीर समस्या का एहसास हुआ। जब से मेरी चेतना जागी है तब से लेकर आज तक मेरा अभ्यास से कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा। भले ही मेरी माँ एक स्वर्गीय सम्राट के स्तर की शक्तिशाली योद्धा है और मेरे पिता और बाकी रिश्तेदार भी उतने ही ताकतवर हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी आज तक मेरे सामने अभ्यास या तपस्या के बारे में कोई चर्चा नहीं की। और अगर वो करते भी तो मेरे वर्तमान स्तर पर मुझे शायद ही कुछ समझ आता। ऊपर से मैं अभी अपनी माँ की कोख में हूँ तो मेरे पास उनसे कुछ पूछने या सीखने का कोई जरिया भी नहीं है। अब मेरे पास अभ्यास करने का एकमात्र तरीका यही है कि मैं माँ की उस मूल शक्ति का सही इस्तेमाल करूँ। जब भी वो दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करती है तो वो हमेशा एक खास रास्ते से होकर गुजरती है। पहले मैं बस चुपचाप लेटा रहता था और माँ को ही सब कुछ नियंत्रित करने देता था, पर अब जब मैंने गहराई से सोचा तो मुझे समझ आया कि ऊर्जा का वो मार्ग बहुत ही गहरा और रहस्यमयी है। ये शायद किसी प्राचीन साधना का मार्ग हो सकता है। ये सोचते ही मेरा उत्साह और बढ़ गया। मैंने मन ही मन सोचा कि अगली बार जब माँ मुझे वो शक्ति देंगी तो क्या ये काम करेगा अगर मैं अपनी खुद की ऊर्जा को भी उसी मार्ग पर चलाने की कोशिश करूं। वैसे भी सिस्टम ने ये तो नहीं बताया कि मुझे किस स्तर तक अभ्यास करना है। मुझे दिन में 20 घंटे सोना पड़ता है। आखिर मैं अभी पूरी तरह विकसित भी तो नहीं हुआ हूँ। कुछ ही समय बाद मैं गहरी नींद में सो गया। ये स्थान प्रोफाउंड फ्रॉस्ट ग्रोटो हेवन कहलाता है। यहाँ की दुनिया इस विशाल जगत से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र है। भले ही यहाँ की इमारतें देखने में साधारण लगें, लेकिन असलियत में यहाँ की एक एक ईंट और पत्थर बेशकीमती कुदरती खजानों से तराशा गया है। यहाँ चारों तरफ खिले हुए फूल और घास भी कोई आम नहीं बल्कि दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं। अगर ये चीजें बाहर की दुनिया में मिल जाएं, तो वहाँ खून खराबे और जंग का सैलाब आ जाए। यही वो जगह है जहाँ वर्तमान दुनिया के नंबर 1 शक्तिशाली योद्धा फ्रॉस्ट हेवनली एम्परर का निवास है। गर्भवती साम्राज्ञी अपने उभरे हुए पेट के साथ आंगन में टहलने आती हैं। उनके साथ उनके साथी जियांग वुशु भी हैं, जिनके पास एक पवित्र पूर्वज होली एंसेस्टर की शक्ति है। वे भी इस दुनिया के चोटी के योद्धाओं में से एक हैं, लेकिन फिलहाल वे एक साधारण प्रेमी की तरह अपनी पत्नी की सेवा में पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं। महारानी के पैरों और कंधों की मालिश करते हुए वो जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था, उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो अपने काम में बेहद कुशल है। उनके बीच चल रही बातचीत की हल्की आवाजों ने मेरी नींद उड़ा दी और जैसे ही मेरी आंख खुली
मुझे खुद में एक नई ऊर्जा और ताजगी महसूस हुई। मैंने पूरी संतुष्टि के साथ अंगड़ाई ली और थोड़ा हिलने डुलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने जरा सी हलचल की, माँ की चौंकने की आवाज आई। आह, ये छोटा शैतान फिर से हरकतें करने लगा है। अगले ही पल पिता की भारी और तेज आवाज गूंजी। ओह नन्हे बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी पत्नी के पेट में ही उधम मचाने लगा। एक बार तू बाहर निकला, फिर देख मैं तुझे कैसी सजा देता हूँ। यकीन मान, मैं तेरी ऐसी पिटाई करूंगा कि तू याद रखेगा। मगर उनकी आवाज अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि माँ ने उन्हें एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। माँ ने गरजते हुए कहा, सुनो जियांग, अगर तुमने मेरे बेटे पर एक उंगली भी उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें उस अंधेरी पाताल की खाइयों में भेज दूंगी और अगले 10,000 सालों के लिए वहीं कैद कर दूंगी। बाहर का ये सारा हंगामा और शोर शराबा सुनकर मुझे कोक के अंदर ही जोर से हंसी आ गई। ऐसा लगता है कि अभी मेरा जन्म भी नहीं हुआ है और मेरा रुतबा मेरे पिता से कहीं ऊपर पहुंच चुका है। माँ का वो गहरा प्यार मैं कोक के अंदर भी साफ महसूस कर सकता हूँ। कुछ ही देर बाद पिता फिर से उड़कर वापस आए और बड़े ही लाचार स्वर में बोले, शुआंग एयर, तुम सिर्फ एक बेटे के आ जाने से अपने पति को इस तरह नहीं भूल सकती। ये छोटा बदमाश अभी पैदा भी नहीं हुआ है और तुम अभी से इसे लेकर इतनी सुरक्षात्मक हो गई हो। आखिर मैं ही तो उसका असली पिता हूँ। वैसे भी मुझे तो बस तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। उनका ये शिकायत भरा अंदाज सुनकर सु क्विंगशुआंग जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी सुनकर मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और खिलखिलाकर हंस पड़ा। मनी मन मैंने सोचा, पिताजी आप तो वाकई एक डरपोक निकले। सच कहूँ तो मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने पिता जियांग वुक्सू का इंटरव्यू लूँ। वो होली एंसेस्टर के इतने ऊंचे स्तर पर होकर भी ऐसी पत्नी को कैसे संभालते हैं जो जब चाहे उन्हें जमीन चटा सकती है, और वो अपने उस अनजन्मे बेटे का सामना कैसे करेंगे जिसका रुतबा जन्म से पहले ही उनसे बड़ा हो चुका है। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि माँ फिर से बोली, वुक्सू मेरी मदद करो और कुछ दुर्लभ औषधियां तैयार करो। मैं अब इस नन्हे के शरीर का शुद्धिकरण बैप्टिज्म शुरू करने जा रही हूँ। ये सुनकर पिता थोड़े परेशान दिखे और बोले, तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। अगर इस बच्चे का शरीर साधारण नहीं होता तो तुम्हें उसे शुद्ध करने के लिए अपनी मूल शक्ति ओरिजिन पावर का रोजाना इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। माँ ने दृढ़ता के साथ जवाब दिया, चाहे इसका शरीर कितना भी साधारण क्यों न हो, ये हमारा बेटा है। अगर इसे पूरी जिंदगी एक आम इंसान की तरह भी गुजारनी पड़े तो भी मैं ताउम्र इसकी रक्षा करूंगी। माँ की आवाज में एक अलग ही संकल्प था। अपनी पत्नी की आंखों में वो चमक और हौसला देखकर जियांग वुक्सू की नजरें भी तेज हो गईं। उन्होंने कहा, तुम निश्चिंत रहो, इस पूरी दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे बेटे को आंख उठाकर भी देख सके। इतना कहकर जियांग वुक्सू वहां से चले गए। उनकी ये बातें सुनकर मेरा मन भर आया और मैं थोड़ा भावुक हो गया। हालांकि मेरा शरीर पिछले कुछ समय से लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है, लेकिन माँ और पिता की नजरों में ये अब भी एक साधारण शरीर ही है। पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मेरे पास सिस्टम है। भविष्य में इस महान ग्रेट विल्डरनेस दुनिया के 3000 लोको दाओ डोमेन्स में मेरा अपना एक खास मुकाम जरूर होगा। कुछ ही समय बाद जब जियांग वुक्सू ने सारी तैयारियां पूरी कर ली, सु क्विंगशुआंग अपने कमरे में लौटी। उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू किया। उनके शरीर के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की महान मूल शक्तियां किसी लहर की तरह उमड़ने लगी। बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने उस शक्ति को बदला और उसे कोमल बनाया, जो अब धीरे धीरे मेरे शरीर के भीतर समाने लगी थी। वह शक्ति एक रहस्यमयी रास्ते से होते हुए लगातार मेरे शरीर और मेरी आत्मा को शुद्ध कर रही थी। मैं जो काफी समय से इसी पल का इंतजार कर रहा था, अब अपनी पूरी एकाग्रता के साथ उस बहती हुई शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुझे जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि मैंने खुद को जरूरत से ज्यादा ही काबिल समझ लिया था। माँ एक महान हेवनली एम्प्रेस, स्वर्गीय महारानी है, और उनके शरीर से निकलने वाली इतनी विशाल और पवित्र शक्ति को मुझ जैसा एक नन्हा जीव जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है कैसे हिला सकता था। उनकी शक्ति का सागर इतना गहरा और प्रचंड था कि मेरी कोशिशें उसके सामने बहुत छोटी लग रही थीं। मगर ये सब मेरे लिए अप्रत्याशित नहीं था। मुझे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। मैंने एक बार फिर अपनी पूरी इच्छा शक्ति को समेटा और अपनी खुद की शक्ति को जगाने और उसे सही दिशा देने की कोशिश में जुट गया। सच तो ये है कि मैंने आज तक कभी भी साधना, कल्टीवेशन की किसी भी विधि को नहीं सीखा है
और न ही मुझे इस बात की कोई समझ है कि शक्ति का वास्तविक इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन किस्मत से माँ, जो पिछले काफी समय से मेरा शुद्धिकरण बैप्टिज्म कर रही थी, उसने मेरी दिव्य समझ, डिवाइन सेंस को बहुत ही शक्तिशाली बना दिया था। इसी दिव्य समझ के सहारे लंबे समय तक कोशिश करने के बाद आखिरकार मैं शक्ति की एक सूक्ष्म धारा को नियंत्रित करने में सफल रहा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई नया साधक साधना के मार्ग पर अपना पहला कदम रखता है। मैंने उस नन्ही सी शक्ति की धारा को बहुत ही सावधानी से संभाला और उसे माँ की मूल शक्ति, ओरिजिन पावर के पीछे पीछे चलाने की कोशिश की। मैं बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहा था जिस रास्ते से माँ की शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर रही थी। ये प्रक्रिया मेरे लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण और थका देने वाली थी। माँ की शक्ति इतनी शक्तिशाली और रौबदार थी कि उसके करीब जाना भी किसी बड़े खतरे से कम नहीं था। जैसे ही मेरी नन्ही शक्ति की धारा उनकी प्रचंड शक्ति के थोड़े भी करीब पहुंचती, वो पल भर में नष्ट हो जाती। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। बार बार हारने के बावजूद मैं फिर से अपनी शक्ति जुटाता और वही प्रयास करता। आखिरकार बार बार की इन कोशिशों के बाद मैंने माँ की शक्ति के संचार मार्ग को पूरी तरह से समझ लिया और उसे अपने दिमाग में बैठा लिया। ये सिलसिला पूरे 2 घंटों तक चलता रहा। जब शुद्धिकरण की ये लंबी प्रक्रिया समाप्त हुई और वह शक्तिशाली मूल शक्ति धीरे धीरे पीछे हटने लगी, तब मेरा असली काम शुरू होने वाला था। अब वक्त था अपने लक्ष्य को पूरा करने का। मैंने एक बार फिर अपने शरीर के भीतर शक्ति की उस नन्ही धारा को इकट्ठा किया और उस रट लिए गए रास्ते के अनुसार उसे अपने शरीर में घुमाना शुरू किया। मुझे पता था कि अगर मैं शक्ति का एक पूरा चक्र सफलतापूर्वक पूरा कर लेता हूँ तो मेरा ये कठिन कार्य संपन्न हो जाएगा। इस सफलता की उम्मीद में मेरा मन उत्साह और भारी अपेक्षाओं से भरा हुआ था। वहीं दूसरी ओर बाहर की दुनिया में माँ ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों की गहराई में थकान की एक हल्की सी झलक साफ देखी जा सकती थी। हर किसी की साधना की प्रतिभा जन्मजात होती है और जन्म से पहले मिलने वाला पोषण बाद में किए गए किसी भी बदलाव से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। यही कारण था कि माँ जब भी मेरा शुद्धिकरण करती थी तो वो अपनी पूरी जान लगा देती थी। वो अपनी हेवनली एम्प्रेस की मूल शक्ति का इस्तेमाल करने से भी जरा भी नहीं कतराती थी। उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि मेरे जन्म से पहले ही मेरा शरीर जितना संभव हो सके उतना मजबूत और फौलादी बन जाए। यहाँ तक कि एक महान महारानी के लिए भी इतनी लंबी अवधि तक अपनी मूल शक्ति का निरंतर प्रयोग करना उन्हें थोड़ा थका देता था। अब उन्हें अपनी शक्ति को फिर से पाने के लिए कुछ समय तक ध्यान मेडिटेशन लगाने की जरूरत थी। हालांकि उनकी इस मेहनत का असर अब साफ दिखाई दे रहा था। पिछले कुछ महीनों में उनके गर्भ में पल रहे इस नन्हे जीव की प्रतिभा में कई बड़े और अद्भुत बदलाव आए थे। लेकिन सु क्विंगशुआंग अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। उनकी चाहत थी कि उनके बेटे में कम से कम इतनी काबिलियत तो हो कि वो एक असंत सेंट बन सके, ताकि वो इस दुनिया में जहाँ ताकतवर लोगों की पूजा होती है आज़ादी और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। कुछ देर तक गहरे सोच विचार में डूबे रहने के बाद माँ ने ज़्यादा सोचना बंद कर दिया। वो अपनी थकान मिटाने और साधना शुरू करने के लिए तैयार ही हो रही थी कि अचानक उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। वो बेमिसाल चेहरा, जो शायद अमाउंट ताई के ढह जाने पर भी विचलित न होता, उस पर इस समय हैरानी और अचरज के गहरे निशान थे। उनके गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीव ने कुछ ऐसी हलचल की थी जिसने उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। उनके मुंह से बस इतना ही निकला, हे भगवान, ये कैसे संभव है? वुक्सु, जल्दी यहाँ आओ। माँ की घबराहट भरी पुकार पूरे महल में गूंज उठी। उनकी आवाज में छिपी उस बेचैनी को सुनकर कमरे के भीतर की हवा में जैसे एक हलचल सी होने लगी। अगले ही पल जियांग वुक्सु की आकृति वहां प्रकट हुई। क्या हुआ शुआंगेर? सब ठीक तो है। जियांग वुक्सु का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उन्होंने कई सालों से अपनी पत्नी के चेहरे पर ऐसे भाव नहीं देखे थे। क्या वाकई कुछ बहुत बड़ा और अनहोनी घट गई थी? उनकी नजरें अनजाने में ही सु क्विंगशुआंग के पेट की ओर चली गईं। उनके मन में एक ही विचार बार बार उमड़ रहा था, कहीं बच्चे के साथ तो कुछ गलत नहीं हो गया। इस ख्याल मात्र से ही जियांग वुक्सु का चेहरा पीला पड़ गया और उनका पूरा मन घबराहट और दहशत से भर गया। उस वक्त सु क्विंगशुआंग का चेहरा भी डर और हैरानी के मिले जुले भावों से भरा हुआ था। वुक्सु, मेरी बात ध्यान से सुनो, माँ ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारा बेटा कोक के भीतर ही साधना कल्टीवेशन कर रहा है
तो क्या तुम मुझ पर यकीन करने की हिम्मत करोगे? अगर जियांग वुक्सु ये न जानते होते कि उनकी पत्नी एक महान हेवनली एम्प्रेस है, तो शायद उन्हें लगता कि माँ को प्रसव पूर्व अवसाद प्रीनेटल डिप्रेशन हो गया है और वो अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने सु क्विंगशुआंग के पेट पर अपना हाथ रखा और बड़ी बारीकी से उस हलचल को महसूस करने की कोशिश की, उनका पूरा शरीर कांप उठा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उन्होंने कोई साक्षात भूत देख लिया हो। काफी देर तक वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। आखिरकार उनके गले से एक फीकी और कड़वी हंसी निकली। ऐसा लगता है कि हमारा बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि कोई चमत्कारी जीव है। एक महान होली एंसेस्टर और एक हेवनली एम्प्रेस मिलकर भी इस अनोखी घटना की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। उनके पास इस हैरानी को जताने के लिए शब्दों की कमी थी। जिस मार्ग रूट पर यह बच्चा साधना कर रहा था, वो वही मार्ग था जिसका इस्तेमाल माँ बच्चे की हड्डियों और मज्जा मैरो को शुद्ध करने के लिए करती थी। तो मेरा रोजाना का ये परिश्रम बेकार नहीं गया। सु क्विंगशुआंग की लंबी और कोमल उंगलियां धीरे से अपने पेट को सहलाने लगीं। उनकी आंखों में ममता और गर्व की एक अनोखी चमक थी। अगर वो केवल आधे साल तक ही कोख में इस तरह साधना कर लेता है, तो जन्म के समय उसमें जो प्राकृतिक शक्ति होगी वो हजारों लाखों साधारण लोगों की शक्ति से कहीं ज्यादा होगी। हा, आखिर बेटा किसका है? जियांग वुक्सु का। पिता ने इस सच्चाई को स्वीकार करते ही अपनी मूंछों पर ताव देना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर अब एक गर्व भरी मुस्कान थी। सु क्विंगशुआंग ने सोफे पर बैठते हुए अपनी आंखें घुमाई, जैसे कह रही हो कि अपनी तारीफ करना बंद करो। ये देखकर जियांग वुक्सु ने थोड़ा गंभीर होने का नाटक करते हुए गला साफ किया। शुआंगेर, मुझे लगता है कि हमारे बेटे ने शायद गलती से ये साधना शुरू कर दी होगी। हो सकता है वो इसे सिर्फ एक बार करे और कल तक उसकी सारी गतिविधियां थम जाएं। माँ ने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया। कोख के भीतर ये नन्हा जीव अपनी साधना के सफर पर लड़खड़ाते हुए ही सही, पर आगे बढ़ रहा था। वो भी सिर्फ एक भ्रूण था, लेकिन उसके इरादे किसी महान योद्धा से कम नहीं लग रहे थे। क्विंगशुआंग ने गहराई से सोचते हुए कहा, बेहतर होगा कि मैं उसे थोड़ा मार्गदर्शन दूं और सही रास्ता दिखाऊं। जियांग वुक्सु ने भी सहमति जताई। शुआंगेर, फिर तो तुम्हें एक बार फिर से कड़ी मेहनत करनी होगी। इतना कहने के बाद जियांग वुक्सु की आकृति कमरे से धीरे धीरे ओझल हो गई और वो वहां से चले गए। इस बार माँ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा अलग किया। उनका उद्देश्य उस नन्ही सी शक्ति की लहर को गर्भ के भीतर मार्गदर्शन देना था। वो शक्ति धीरे धीरे उस नन्हे जीव के शरीर में समाने लगी और बड़ी तेजी से उसके अंगों और हड्डियों के बीच से होकर गुजरने लगी। मुझे साफ तौर पर यह महसूस हो रहा था कि मेरी अपनी शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा सहज और सुचारू रूप से काम कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे शरीर के भीतर और भी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी, जो पल पल और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। उस समय मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि माँ खुद मेरी मदद कर रही है। लगातार साधना कल्टीवेशन करने की वजह से मेरे शरीर में एक ऐसी रहस्यमयी आभा ऑरा पैदा हुई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। इस नई ऊर्जा ने मुझे पूरी तरह से तरोताजा कर दिया और मेरा पूरा अस्तित्व एक नई फुर्ती से भर गया। यहाँ तक कि जब साधना का एक पूरा चक्र साइकिल समाप्त हुआ, तब भी रुकने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं धीरे धीरे खुद को भूलकर एक ऐसी अवस्था में चला गया जहाँ मुझे समय का कोई ज्ञान नहीं रहा। अनजाने में ही एक पूरा दिन बीत गया। जब मैं उस चमत्कारी और गहरी नींद जैसी अवस्था से बाहर आया, तो मेरे शरीर में बहुत बड़े बदलाव हो चुके थे। बैंगनी रंग की एक पतली सी आभा पर्पल ऑरा मेरी नसों और मेरिडियंस में तेजी से दौड़ रही थी। ये इनेट पर्पल की थी, जिसमें ब्रह्मांड के अनंत और गहरे रहस्य छिपे थे। ये एक ऐसी दुर्लभ शक्ति है जो केवल गर्भ के भीतर ही पैदा हो सकती है। अब मुझे लगा कि मेरा काम पूरा हो गया है। मैं सिस्टम से कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक थकान की एक लहर ने मुझे घेर लिया। आखिर मैं अभी हूं तो सिर्फ एक भ्रूण ही, और साधना ने मेरी पूरी ऊर्जा सोख ली थी। देखते ही देखते मुझे गहरी नींद आ गई। मेरे सोने के कुछ ही देर बाद सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आपके इनाम जारी कर दिए गए हैं, कृपया उन्हें स्वयं चेक करें। लेकिन गहरी नींद में होने के कारण मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया।
उसी समय सु क्विंगशुआंग ने भी अपना ध्यान समाप्त किया। एक हेवनली एम्प्रेस के लिए एक दिन का मार्गदर्शन कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गईं कि इस नन्हे से जीव ने केवल एक ही साधना सत्र में इतनी सारी पर्पल क्यों पैदा कर ली थी। उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। उनका बेटा वाकई असाधारण था। यहाँ तक कि प्राचीन वंशावलियों में भी ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके पास इतनी प्रचंड पर्पल क्यू शक्ति हो। देखते ही देखते एक और दिन बीत गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत लंबे समय तक सोया हूँ। मैंने एक लंबी अंगड़ाई ली। मुझे आज से पहले कभी इतना सुकून और आराम महसूस नहीं हुआ था। आज माँ पहले ही मेरा शुद्धिकरण बैप्टिज्म कर चुकी थी, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। अब मेरा काम पूरा हो चुका था। मैंने उत्साह के साथ सिस्टम को बुलाया। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, इनाम जारी कर दिए गए हैं। क्या आप सुप्रीम बोन को अपने शरीर में मिलाना चाहते हैं? क्या आप हेवन डिवावरिंग डेमोनिक आर्ट को अपनाना चाहते हैं? इस दुनिया में साधना करने वालों के लिए कुल 13 मुख्य स्तर रियल्म्स होते हैं। क्वेंचिंग बोन हड्डियों की मजबूती, क्लियरिंग मेरिडियन नसों की शुद्धि, हेवनली डिपर, डिवाइन व्हील, नर्चरिंग स्पिरिट, फ्यूजिंग सोल, धर्मा आइडल, डिवाइन ट्रेजरी, हेवनली इवोल्यूशन, कंट्रोलिंग द वॉइड, प्रोफाउंड इनसाइट, होली एंसेस्टर पवित्र पूर्वज, हेवनली एम्प्रेस एम्परर स्वर्गीय सम्राट। एक हेवनली सम्राट का पैदा होना लाखों वर्षों में एक बार होता है। होली एंसेस्टर स्तर के योद्धा इस दुनिया के सबसे शिखर पर माने जाते हैं। मुझे अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि सुप्रीम बोन और हेवन डिवावरिंग डेमोनिक आर्ट का असली मतलब और इनकी ताकत क्या है। मैंने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, चलो सबसे पहले हेवन डिवावरिंग डेमोनिक आर्ट को ही मिलाते हैं। जैसे ही मेरी आवाज थमी, सूचनाओं का एक ऐसा अथाह और जटिल सैलाब मेरे दिमाग में उमड़ पड़ा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। वो ज्ञान इतना प्राचीन और गहरा था कि उसे संभालना किसी साधारण जीव के बस की बात नहीं थी। लेकिन देखते ही देखते वो सारा ज्ञान मेरे अस्तित्व में पूरी तरह से समा गया। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था। मेरी आत्मा पर अंकित उस नई विधि का पालन करते हुए मैंने साधना की अपनी पहली कोशिश शुरू कर दी। ठीक उसी समय बाहर आंगन में जियांग वुक्सू और सु क्विंगशुआंग एक पत्थर की मेज के सामने बैठे हुए थे। उनके साथ सु क्विंगशुआंग के छोटे भाई सु किंगटियान और उनकी छोटी बहन सु किंगयू भी थे। भले ही वे उम्र में छोटे दिख रहे थे, लेकिन उनकी साधना का स्तर जियांग वुक्सू से बहुत कम नहीं था। वे सभी मिलकर मेरे बारे में, यानी उस अनजन्मे बच्चे की शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सु क्विंगशुआंग ने उन्हें बताया कि कोक के भीतर ये नन्हा जीव किस तरह साधना कर रहा है। ये सुनते ही सु किंगटियान और सु किंगयू के चेहरे पर हैरानी के ऐसे भाव आए कि उन्हें देखकर कोई भी दंग रह जाए। उनका मन एक अज्ञात डर और रोमांच से भर गया। क्या मेरा ये भांजा किसी महान और सर्वशक्तिमान सत्ता का पुनर्जन्म तो नहीं? सु किंगटियान ने खाली नजरों से देखते हुए धीरे से फुसफुसाया। सु किंगयू भी गहरी उलझन में थी। उसे भी इस बात पर यकीन करने में मुश्किल हो रही थी। वहीं पास में बैठा जियांग वुक्सू मन मन मुस्कुरा रहा था और उसका चेहरा गर्व से दमक रहा था। मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ एक सुखद इत्तेफाक की वजह से हुआ है, पिता ने सोच विचार करते हुए कहा। मेरा मानना है कि ये शायद एक ही बार हुआ होगा और अब दोबारा नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने सु क्विंगशुआंग की ओर देखा और पूछा, शुआंग एयर, आज जब तुमने उसे शुद्ध किया तो उसने कोई हलचल तो नहीं की ना? सु क्विंगशुआंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। शुद्धिकरण की प्रक्रिया अभी अभी समाप्त हुई थी और वो नन्हा जीव कोक के भीतर बहुत ही शांति और गहरी नींद में सोया हुआ था। माँ को पहले यही लग रहा था कि जन्म से पहले वो और भी ज्यादा पर्पल क्यू इन्नेट पर्पल की विकसित कर सकता है। लेकिन जैसे ही जियांग वुक्सू ने उनकी हाँ देखी, उनका जोश और भी बढ़ गया। अगर वो हर दिन इसी तरह साधना कर सके तो जन्म लेने के बाद क्या मुझे उसकी किसी पूर्वज की तरह पूजा नहीं करनी पड़ेगी? पिता ने बड़े ही गंभीर अंदाज में ये बात कही। वे सभी उनकी इस बात को पूरी गंभीरता से सुन रहे थे। लेकिन तभी अचानक सु क्विंगशुआंग के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। वुक्सू, क्या तुमने अभी जो कहा वो वाकई सच हो सकता है? माँ की नजरें अब जियांग वुक्सू पर टिकी थीं और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई थी। क्या हुआ शुआंग एयर? जियांग वुक्सू थोड़े हैरान थे। माँ ने कहा,
अगर मैं कहूँ कि वो छोटा शैतान फिर से साधना करने लगा है तो तुम क्या सोचोगे? माँ के ये शब्द सुनते ही जियांग वुक्सु का पूरा शरीर जैसे जम गया। उन्होंने तुरंत हाथ बढ़ाकर सु किंगशुआंग के पेट को छुआ और वाकई उस नन्हे से शरीर के भीतर एक बार फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लगा था। जियांग वुक्सु को एक पल के लिए लगा जैसे वो अपना संतुलन खो रहे हो। वो काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाए। क्या ये बच्चा हमारी बातें सुन रहा है? क्या वो हमारी हर चर्चा पर नजर रख रहा है? उन्होंने अपनी फटी हुई आंखों से देखते हुए बड़ी मुश्किल से ये शब्द कहे। पास खड़े सु किंगटियान और सु किंगयू भी इस अविश्वसनीय नजारे को देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने भी पास आकर उस हलचल को महसूस किया। हे भगवान, वो सच में साधना कर रहा है। दोनों एक दूसरे को फटी नजरों से देखने लगे। उनकी आंखों में अब एक गहरा अचरज और रोमांच समाया हुआ था। रुको, ये कुछ अजीब है, अचानक सु किंगयू ने चौंकते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। ये बच्चा जिस तकनीक से साधना कर रहा है वो बहुत ही अनजानी और विचित्र लग रही है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई ऐसी शक्ति है जिससे हम अब तक पूरी तरह अपरिचित हैं। जैसे ही सु किंगयू की आवाज गूंजी, वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। सु किंगशुआंग ने अभी कुछ देर पहले ही इस ऊर्जा को महसूस किया था, लेकिन तब उसने इसे इतनी गहराई से नहीं परखा था। पर अब अपनी बहन की बातों को सुनने के बाद उसने अपनी एकाग्रता को उस नन्हे बच्चे के शरीर पर केंद्रित किया। बच्चे के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा एक ऐसी विचित्र और रहस्यमय दिशा में बह रही थी जिसे समझ पाना नामुमकिन था। सु किंगशुआंग ने आज तक अपनी पूरी साधना में ऐसी किसी तकनीक का अनुभव नहीं किया था। क्या इस नन्हे से बच्चे ने खुद की कोई नई तकनीक ईजाद कर ली थी? वे चारों एक दूसरे को हैरानी और गहरी उलझन में देख रहे थे। ये सब उनकी सोच और समझ से बिल्कुल परे था। सु किंगतियान ने दोबारा वही सवाल दोहराया, क्या ये सच में किसी महान सर्वशक्तिमान हस्ती का पुनर्जन्म तो नहीं? कुछ देर के लिए चारों गहरे सन्नाटे और सोच में डूब गए। काफी समय बाद सु किंगशुआंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, अगर ये किसी महान हस्ती का पुनर्जन्म होता तो वो पहले से ही सुरक्षित योजनाएं बनाकर रखता। एक साधारण शरीर के साथ दोबारा जीवन शुरू करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इस बच्चे का शरीर तो शुरुआत में बिल्कुल साधारण था। उसकी बात सुनकर बाकी तीनों को भी लगा कि वो सही कह रही है। सु किंगशुआंग ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, मुझे लगता है कि इस छोटे से बच्चे के शरीर के भीतर कोई बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य वस्तु छिपी हुई है। ऐसी दिव्य वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ होती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई जन्म से ही अपने हाथों में तलवार का नक्शा लेकर पैदा हुआ हो और उसे अपनी साधना का जरिया बनाकर अंततः सर्वोच्च तलवारबाजी की शक्ति हासिल कर लें। या फिर वे लोग जो अपने शरीर पर डरावनी और घातक शक्तियों के साथ पैदा होते हैं, जिनकी ताकत के आगे सब कुछ घुटने टेक देता है। सु किंगशुआंग ने कहा, जब तक ये छोटा बच्चा अपनी साधना नहीं रोकता तब तक हमें इंतजार करना होगा। उसके बाद ही मैं सावधानी से इसकी जांच कर पाऊंगी। ये सोचकर वे चारों मन ही मन कुछ बड़ा होने की उम्मीद करने लगे। अभी वे आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी कोक के भीतर से अचानक एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने मेरे पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। सफलता, हेवन डिवॉरिंग डेमोनिक आर्ट को मैंने इतनी आसानी से सिद्ध कर लिया था। जैसे जैसे ये तकनीक मेरे शरीर में तेजी से घूमने लगी, मेरे नाभि के पास एक अदृश्य ब्लैक होल जैसा कुछ प्रकट हुआ। वो पागलपन की हद तक आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी ओर खींचने लगा। उसी समय मेरे शरीर के भीतर से दहाड़ जैसी गूंजने वाली आवाजें निकलने लगीं। माँ को तुरंत स्थिति का आभास हो गया। सु किंगशुआंग ने हैरान होते हुए कहा, इस नन्ही सी जान ने इतनी जल्दी साधना में सफलता पा ली। पास खड़े बाकी तीनों लोगों को भी उस हलचल का पता चल गया। अब ये उनके लिए कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि किसी चमत्कार जैसा था। सु किंगयू ने अपनी चमकती आंखों को और भी बड़ा करते हुए हैरानी से कहा, क्या ये कोई असाधारण जीव है? आज उसे जो झटके लगे थे वे उसकी कल्पना से बहुत ज्यादा थे। लेकिन इस समय सु किंगशुआंग के पास और ज्यादा हैरान होने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत अपनी एकाग्रता का एक हिस्सा अलग किया और अपनी खुद की तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया। वो छोटा बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ था, इसलिए वो सीधे तौर पर प्रकृति से ऊर्जा नहीं खींच सकता था। उसे अपनी साधना के लिए जितनी भी शक्ति चाहिए थी
वो उसे अपनी माँ की कोख से ही मिलनी थी। क्योंकि वो जन्म से पहले ही अपनी साधना पूरी करना चाहता था, इसलिए सु किंगशुआंग भी चुपचाप बैठकर सब कुछ नहीं देख सकती थी, उसे उसकी मदद करनी ही थी। इस दौरान मैं अभी भी अपनी साधना की गहराई में डूबा हुआ था और बाहरी दुनिया से बेखबर अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगा था। जैसे ही हेवन डिवावरिंग डेमोनिक आर्ट मेरे शरीर में सक्रिय हुई, इसने चारों ओर की ऊर्जा को मानो लूटना शुरू कर दिया। मेरे भीतर एक भीषण हलचल मच गई और अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे शरीर के कण कण में समाने लगी। कुछ ही पलों में मेरे आसपास की सघन ऊर्जा कम पड़ने लगी, लेकिन जल्द ही उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा का सैलाब उमड़ पड़ा। मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये जरूर माँ ही होंगी जिन्हें मेरी साधना का आभास हो गया है और वे खास तौर पर मेरी मदद करने के लिए अपनी ऊर्जा भेज रही हैं। एक हेवनली एम्परर माँ का होना वाकई में बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी मौजूदा स्थिति में मैं जितनी भी ऊर्जा खींच रहा हूँ वो माँ के लिए बहुत ही मामूली है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, मेरी नाड़ियों मेरिडियंस के भीतर वो प्रचंड ऊर्जा और भी तेजी से उमड़ने लगी। वो सब बहुत ही तीव्र गति से मेरे दांतियन ऊर्जा केंद्र में इकट्ठा हो रही थी। बाहरी दुनिया में सु किंगशुआंग ने अपनी पूरी एकाग्रता उस नन्हे बच्चे की ऊर्जा को परिष्कृत रिफाइन करने में लगा दी थी, जबकि बाकी तीनों भी मेरी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। जल्द ही सु किंगतियान खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला पड़ा। उसने कर दिखाया। इस बच्चे ने सफलता हासिल कर ली। उसे महसूस हुआ कि कोक के भीतर ही मैंने देखते ही देखते बोन क्वेंचिंग रेल्म अस्थि शुद्धिकरण क्षेत्र को पार कर लिया है। जियांग वुक्सु के पास अब कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। वे तीनों अपने दिलों में गहरा झटका महसूस कर रहे थे, लेकिन मेरे शरीर में होने वाले बदलाव तो अभी बस शुरू ही हुए थे। वो आध्यात्मिक ऊर्जा अब भी पागलों की तरह आसमान छू रही थी। बोन क्वेंचिंग लेवल 2 और वहां से बढ़ते बढ़ते मैं अबोन क्वेंचिंग लेवल 9 फीट तक पहुंच गया। जियांग वुक्सु और बाकी दोनों की हैरानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मेरे शरीर में बदलाव रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सु किंगतियान घबराकर चिल्लाया, किंगशुआंग, जल्दी इस बच्चे को रोको, तुम उसे इस तरह मेरिडियन क्लियरिंग रेल्म में कदम नहीं रखने दे सकती। जियांग वुक्सु को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दबाजी में सु किंगशुआंग से कुछ कहा। उसकी बात सुनकर सु किंगतियान और सु किंग ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। पत्थर की मेज के पास बैठी सु किंगशुआंग ने बिना देरी के अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और मेरी शक्ति के सभी बाहरी स्रोतों को काट दिया। आखिरकार वो नन्हा बच्चा शांत हुआ। आज उन सबकी आंखें मानो पूरी तरह खुल गई थीं। वे आपस में चर्चा करते रहे और उनकी बातों का हर शब्द उस अनजन्मे बच्चे यानी मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा था। असल में मैं उनकी एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। बोन क्वेंचिंग एक्सट्रीम रेल्म, मुझे तब जाकर पता चला कि इस क्षेत्र का भी एक एक्सट्रीम लेवल होता है। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे सिर्फ आगे बढ़ने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपनी साधना को और भी निखारना होगा। जब मेरी माँ एक हेवनली एम्परर है तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं अपनी हार कैसे मान लूँ? मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी। नया टास्क जारी, आधे महीने के भीतर बोन क्वेंचिंग एक्सट्रीम रेल्म को पार करें। इनाम, इमैकुलेट स्वॉर्ड हार्ट निर्मल तलवार हृदय। मैं एक पल के लिए दंग रह गया। इतनी जल्दी एक नया टास्क। मैंने सरसरी तौर पर इनाम की ओर देखा। इमैकुलेट स्वॉर्ड हार्ट होने का मतलब है कि इंसान स्वॉर्ड डाओ की शुद्धतम समझ और धारणा हासिल कर सकता है। इसकी मदद से कोई भी अपनी इच्छा शक्ति को एक ऐसी अदृश्य तलवार में बदल सकता है जो किसी भी चीज के टुकड़े कर दे। खासकर जब सामना किसी तलवारबाज से हो तो इसकी मदद से दुश्मन की तलवार की ऊर्जा को नियंत्रित करके उसे उसी पर पलटा जा सकता है। सिस्टम की दी हुई चीजें वाकई कभी साधारण नहीं होती। हालांकि फिलहाल मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले पिछले टास्क का इनाम ले लेते हैं, क्योंकि अभी भी एक सुप्रीम बोन सर्वोच्च हड्डी का दावा करना बाकी है। सिस्टम, सुप्रीम बोन को मेरे शरीर में मिला दो। जैसे ही मैंने सिस्टम को अपना आदेश दिया, मेरे सीने के ठीक बीचों बीच एक दहकती हुई ऊर्जा का सैलाब उमड़ पड़ा। ये ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि देखते ही देखते ये मेरे पूरे शरीर के नस नस में फैल गई। मेरे सीने के पास एक हड्डी से बहुत ही दिव्य और चमकीली रोशनी निकलने लगी, जो मेरी नई शक्ति का संकेत थी। यहाँ तक कि मेरी नसों में बहने वाले उस गहरे लाल खून में भी अब सुनहरी और बैंगनी रंग की चमक साफ दिखाई दे रही थी।
कोक के भीतर हुई इस हलचल ने एक बार फिर बाहर खड़े लोगों को थरथराने पर मजबूर कर दिया। वे चारों इस बात को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उस नन्हे बच्चे के शरीर में एक चमत्कारिक और अभूतपूर्व शक्ति जागृत हो गई है। उस नन्हे शरीर में हो रहे ये बदलाव इतने अद्भुत और बेजोड़ थे कि किसी के लिए भी उन पर यकीन करना मुश्किल था। काफी देर तक दंग रहने के बाद जियांग वुक्सु ने खुद को संभाला और कहा, मुझे देखने दो, आखिर माजरा क्या है। उसे अब जाकर इस मामले की गहराई से जांच करने की सुध आई। पर जैसे ही उसने सु किंगशुआंग के पेट पर अपना हाथ रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे बिजली का बहुत तेज झटका लगा हो। वो बुरी तरह चौंक गया और उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। वो चिल्लाया, डिवाइन बोन, दिव्य हड्डी, ये तो एक कंपेनियन डिवाइन बोन है। जियांग वुक्सु की ये बात सुनकर वहां मौजूद बाकी तीनों के भी होश उड़ गए। वे सब इस बात से पूरी तरह हैरान थे कि इस नन्हे से बच्चे ने आज अपनी चाची को कितना डरा दिया है। सु किंग्यू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ आया कि ये छोटा सा बच्चा कोक के भीतर ही इतनी आसानी से साधना कैसे कर पा रहा है। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक है, पर उसे क्या पता था कि ये नन्हा बच्चा फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। अचानक सु किंगशुआंग के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। अगले ही पल आकाश में बादलों के बीच बिजलियां कड़कने लगीं। कहीं से एक असीमित और रहस्यमयी शक्ति पैदा हुई, जिसका दबाव हर दिशा में महसूस किया जा सकता था। जियांग वुक्सु को तुरंत समझ आ गया कि ये उस डिवाइन बोन की वजह से होने वाली एक विचित्र खगोलीय घटना है। उस आंगन में मौजूद चारों लोगों के दिल इस भयानक दबाव से कांप उठे थे। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। न केवल अ प्रोफाउंड फ्रॉस्ट ग्रोटो हेवन की ये जगह, बल्कि इसके बाहर की पूरी दुनिया शक्ति से थरथराने लगी थी। उस दबाव का असर लाखों मील के दायरे में फैल गया था, जिससे आसपास के छोटे बड़े सभी संप्रदायों सेक्स के शक्तिशाली योद्धा सतर्क हो गए। उसी समय न जाने कितनी अनगिनत और शक्तिशाली दिव्य शक्तियां उस शून्य वॉइड में फैल गईं। वे सभी इस ऊर्जा के असली स्रोत का पता लगाने की ताक में थीं। लेकिन जैसे ही वे दिव्य शक्तियां प्रोफाउंड फ्रॉस्ट ग्रोटो हेवन के करीब पहुंची, उन्हें एक बहुत ही क्रूर और प्रचंड ताकत ने कुचल दिया। ये और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ की हेवनली एम्परर वाली शक्ति थी। माँ की आवाज उस शून्य में गूंज उठी, इस बार मैं तुम सबको छोड़ रही हूँ। लेकिन अगर दोबारा किसी ने साम्राज्य एम्परर को चुनौती देने या परेशान करने की हिम्मत की, तो उसे कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। माँ की ये चेतावनी उन अनगिनत लोगों के कानों में किसी गरजती हुई बिजली की तरह पड़ी। ये फ्रॉस्ट हेवनली एम्परर की ओर से पूरी दुनिया के लिए एक सीधी चेतावनी थी। उसी वक्त माँ ने अपनी एक विशेष दिव्य शक्ति का उपयोग करके आकाश में दिख रही उस रहस्यमयी घटना को छुपा दिया। ये देखकर वे पुराने और ताकतवर योद्धा भी एक एक करके पीछे हट गए। हालांकि आज जो कुछ भी हुआ था, उसकी खबरें पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने लगी थीं। काफी समय बीतने के बाद मैंने आखिरकार उस सुप्रीम बोन को अपने शरीर में पूरी तरह से मिला लिया, फ्यूजन। इसके बाद के कुछ दिनों तक मैंने अपनी साधना जारी रखी, ताकि मैं जल्द से जल्द बोन क्वेंचिंग एक्सट्रीम रेल्म को हासिल कर सकूं। न जाने कब 5 दिन बीत गए और मेरे शरीर के भीतर की वो पर्पल क्यूब बैंगनी ऊर्जा अब अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी मैं अभी तक उस एक्सट्रीम रेल्म की सतह को छू तक नहीं पाया था। मुझे अब ये एहसास होने लगा था कि इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी माँ की हेवनली एम्परर वाली मूल शक्ति ओरिजिन पावर पर ही भरोसा करना होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले हुई घटनाओं ने काफी शोर मचा दिया था, इसलिए माँ आजकल मुझ पर बहुत सख्ती बरत रही थी। वे बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं अपनी साधना के लिए हेवनली एम्परर की मूल शक्ति ओरिजिन पावर का उपयोग करूं। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि भले ही मुझे इसे छीनना पड़े, पर आज मैं माँ के द्वारा किए जाने वाले बपतिस्मा ऊर्जा के शुद्धिकरण का इंतजार करूंगा और किसी भी तरह उस शक्ति का एक छोटा सा अंश हासिल करके अपनी साधना में इस्तेमाल करूंगा। कई घंटों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई। चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा का सैलाब उमड़ पड़ा। ये वही दिव्य हेवनली एम्परर ओरिजिन पावर थी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। उस पल मैं पूरी तरह से तैयार था। मैं बस उस राशि शक्ति के अपने शरीर में प्रवेश करने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो शक्ति करीब आई, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि मैं उसका कुछ हिस्सा अपनी ओर खींच सकूं।
लेकिन इससे पहले कि मेरी शक्ति उसे छू भी पाती, माँ की उस प्रचंड ऊर्जा ने मेरी कोशिशों को पल भर में शून्य में बदल दिया। माँ की शक्ति वाकई में बहुत ही अद्भुत और बेमिसाल थी। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अपने दिल की गहराई से पुकारा, माँ कृपया मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करने दे। उसी समय मैंने अपनी नन्ही बाहें फैला दी और उन्हें हवा में लहराने लगा ताकि मैं किसी तरह माँ का ध्यान अपनी ओर खींच सकूं। सु किंगशुआंग को भी लगा कि आज इस नन्हे बच्चे को आखिर क्या हो गया है। उन्होंने जल्द ही गौर किया कि कोक के भीतर से ये छोटा बच्चा लगातार हलचल कर रहा है। उन्होंने अपने मन को शांत किया और बच्चे की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ ही पलों बाद सु किंगशुआंग ये देखकर दंग रह गईं कि मेरे शरीर के भीतर से डेवोरिंग पावर निगलने वाली शक्ति की एक लहर उठी जो उनकी उस दिव्य शक्ति को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने अपनी साधना को बीच में ही रोक दिया ताकि वे समझ सकें कि आखिर ये नन्हा बच्चा करना क्या चाहता है। सु किंगशुआंग की आंखों में हैरानी और थोड़ा गुस्सा भी था। उन्होंने मन ही मन कहा, तुम इतने शरारती हो कि तुम वाकई मेरी ही मूल शक्ति का उपयोग अपनी साधना के लिए करना चाहते हो। उन्होंने गुस्से में ये भी सोचा कि बिना सही मार्गदर्शन के अगर ये शक्ति शरीर में चली गई तो ये बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकती थी। एक पल के लिए तो उन्होंने मुझे अपनी शक्ति देने का विचार ही छोड़ दिया, लेकिन मैंने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी और लगातार अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता रहा। सु किंगशुआंग वाकई में लाचार महसूस कर रही थी। एक तरफ उन्हें डर था कि कहीं ये बच्चा किसी मुसीबत में न पड़ जाए और दूसरी तरफ इसकी लगातार होती जिद ने उन्हें परेशान कर दिया था। आखिरकार उन्होंने अपना सिर सहलाते हुए सोचा, जो भी हो आखिर तुम मेरे ही तो बेटे हो। उन्होंने अपना मन बनाया और अपनी मूल शक्ति ओरिजिन पावर का एक बहुत ही महीन हिस्सा मुझे देने का फैसला किया। उन्होंने खुद से वादा किया कि अगर कोई भी अनहोनी हुई तो वे इसे तुरंत रोक देंगी। जल्द ही वो प्रचंड ऊर्जा एक बार फिर मेरे शरीर में महसूस हुई। पलक झपकते ही मेरे शरीर की उस डिवोरिंग पावर ने माँ की उस दिव्य शक्ति को अपने भीतर समा लिया। सु किंगशुआंग अपनी साधना के माध्यम से मेरी स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए थी। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी चिंता बेकार थी। जैसे ही वो शक्ति मेरे दांतियन में पहुंची, मेरी शक्तियों ने उसे शुद्धतम ऊर्जा में बदल दिया। इसके बाद मैंने उस दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लिया। यह अनुभव इतना प्रभावी था कि ये सीधे तौर पर शक्ति ग्रहण करने से कहीं बेहतर साबित हुआ। कमरे में मौजूद माँ की तो मानो बोलती ही बंद हो गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी मूल शक्ति को ये नन्हा सा बच्चा इतनी सहजता और कुशलता के साथ सोख लेगा। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि उनकी उस विशाल शक्ति को एक अनजन्मे बच्चे ने पूरी तरह से अपना बना लिया था। जैसे ही उस नन्हे बच्चे ने माँ की शक्ति को सोखा, वहां एक कतरा भी बाकी नहीं बचा। सु किंगशुआंग ये देखकर सन्न रह गई। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था कि इस छोटे से बच्चे की तकनीक उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और बेमिसाल थी। उन्होंने गहरी सांस ली और हैरानी से कहा, ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी तुम्हारी इस तकनीक को बहुत कम आंका था। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर एक गौरवपूर्ण मुस्कान खिल उठी। अब जब खतरे की कोई गुंजाइश नहीं थी तो माँ ने खुद पर लगाम लगाना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी मूल शक्ति ओरिजिन पावर को पूरी आजादी के साथ प्रवाहित करना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों तक मेरी साधना इतनी तेजी से आगे बढ़ी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये वाकई में किसी चमत्कार जैसा था। हालांकि हेवनली एम्परर ओरिजिन पावर का इतनी बड़ी मात्रा में खर्च होना माँ के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि हेवन डिवावरिंग डेमोनिक आर्ट बहुत ही उग्र और शक्तिशाली थी। मैं एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया कि कहीं मुझे ये साधना यहीं छोड़ तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माँ की शक्ति को इस तरह सोखना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था, जिसकी भरपाई साधारण बपतिस्मा की तरह इतनी जल्दी मुमकिन नहीं थी। लेकिन माँ मानो मेरे मन की हर बात पढ़ रही थी। उन्होंने बहुत ही सौम्यता से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम बस बेफिक्र होकर अपनी साधना जारी रखो और मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारी माँ की शक्ति कुछ दिनों की साधना से फिर से लौट आएगी। तुम बस अपनी मंजिल पर ध्यान दो। माँ की उस ममता भरी आवाज ने मेरे कानों में मानो अमृत घोल दिया। मैंने अपनी नन्ही मुट्ठियां भींच लीं और अपने सारे डर और चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए खुद को पूरी तरह से साधना में झोंक दिया। दिन पर दिन बीतते गए।
अब साधना की समय सीमा खत्म होने में केवल 3 दिन बाकी थे और मैं एक्सट्रीम रेल्म की आखिरी बाधा को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी दिन देर रात एक ऐसी अप्रत्याशित घटना हुई जिसने मेरी साधना को लगभग रोक ही दिया था। उस रात हेवन ब्रिलियंस डोमेन में, जो कि बाकी 3 प्रमुख क्षेत्रों से अलग था, आकाश से जमीन तक फैली एक विशाल तलवार की रोशनी अचानक चमक उठी। देखते ही देखते पूरा शून्य कांपने लगा और एक भयानक स्वॉर्ड इंटेंट तलवार की शक्ति किसी पहाड़ी बाढ़ की तरह हर दिशा में फैल गई। दर्जनों बड़े क्षेत्रों पर इस शक्ति का गहरा असर पड़ा। उस रात उन सभी क्षेत्रों के योद्धा और साधक बुरी तरह से घबरा गए थे। मेरे शरीर में होने वाले बदलावों से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली ये तलवार की शक्ति थी, जिसका दायरा मेरी कल्पना से कई गुना बड़ा था। उस भयानक तलवार की ऊर्जा ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। जहां जहां से वो गुजरी वहां सब कुछ राख में मिल गया। तभी इमोर्टल डोमेन से ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली महिला की आवाज गूंजी। क्या लॉन्गेविटी मूव परिवार में कोई भी लायक इंसान नहीं बचा? क्या अब मुझे खुद आकर तुम्हारी इस गड़बड़ी को संभालना होगा? ये आवाज सुनते ही दुनिया भर के लोगों के होश उड़ गए। इस पूरी कायनात में केवल एक ही शख्सियत थी जो खुद को एम्परर कहने का साहस कर सकती थी, और वो थी फ्रॉस्ट हेवनली एम्परर। उनकी बातों ने पल भर में उस रहस्यमयी सुप्रीम स्वॉर्ड बॉडी के राज से पर्दा उठा दिया। ये लॉन्गेविटी मूव परिवार का ही अंश था, जो हेवन ब्रिलियंस डोमेन के सबसे शक्तिशाली समूहों में से एक है और जिसकी विरासत करोड़ों सालों पुरानी है। आज वहां एक सुप्रीम स्वॉर्ड बॉडी का जन्म हुआ था। भले ही वे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, पर वे मेरी माँ के आगे कुछ भी नहीं थे। कोई भी बाहरी शक्ति माँ के अपने बेटे को दी जाने वाली शक्ति के बीच नहीं आ सकती थी। मम परिवार का इरादा किसी को परेशान करना नहीं था। उन्होंने झुककर माफी मांगते हुए कहा, हे फ्रॉस्ट हेवनली एम्परर, कृपया हमें क्षमा करें। हमारा इरादा आपको कष्ट पहुंचाना नहीं था। कुछ ही दिनों में मैं स्वयं आपके पास आकर अपनी इस भूल के लिए माफी मांगूंगा। हेवन ब्रिलियंस डोमेन की गहराइयों से एक गूंजती हुई दिव्य आवाज प्रकट हुई, जिसने पूरे आकाश को अपनी शक्ति से भर दिया। इसके तुरंत बाद आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी की एक विशाल लहर 9 आसमानों की ओर उठती हुई दिखाई दी, जिसने उस विशाल स्वॉर्ड बॉडी एनोमली को पूरी तरह से दबा दिया, मानो प्रकृति भी इस शक्ति के आगे नतमस्तक हो रही हो। इसी समय प्रोफाउंड फ्रॉस्ट ग्रोटो हेवन के एक शांत कमरे के भीतर जियांग वुक्सू सु किंगशुआंग से कुछ बहुत महत्वपूर्ण कह रहा था। अपनी बात पूरी करने के बाद वो वहां से निकल गया, लेकिन उनकी बातों की गूंज हवा में अभी भी बाकी थी। मैंने उनकी बातचीत के कुछ अंश सुने थे। एक तलवारबाजी का महान जीनियस, एक स्वॉर्ड डाओ जीनियस का जन्म हुआ था। उसकी शक्ति ने तो मुझसे भी कहीं ज्यादा हलचल और कोहराम मचा दिया था। मैं अपने मन में सोचने लगा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या ये शक्ति सीधे मुझसे टकराने की कोशिश कर रही है? खैर, जब तक उस सम्राट एम्परर के बेटे का जन्म नहीं हो जाता, मुझे इंतजार करना होगा। तब मैं देखूंगा कि उसमें वाकई कितनी काबिलियत है या वो सिर्फ नाम का ही है। कुछ ही क्षणों बाद मैंने खुद को फिर से साधना कल्टीवेशन की गहराई में झोंक दिया। 2 दिनों की कठिन मेहनत के बाद अब 1 दिन से भी कम का समय बचा था। कल इसी समय तक बोन क्वेंचिंग एक्सट्रीम रियलम की बाधाओं को तोड़ना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला था। मेरी इस असाधारण गति ने सु किंगशुआंग और जियांग वुक्सू दोनों को ही गहरे सदमे में डाल दिया था। खासकर जियांग वुक्सू का दिल तो मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था, हैरानी और शायद थोड़ा डर भी। वो गुस्से और अचरज में चिल्लाया, ये लड़का, ये सिर्फ आधे महीने में ही ओबोन क्वेंचिंग एक्सट्रीम रियलम को तोड़ने जा रहा है। उसे याद आया कि कैसे पुराने दिनों में खुद उसे इस मुकाम तक पहुंचने में लगभग आधा साल लग गया था। देखते ही देखते दूसरा दिन भी आ गया। प्रोफाउंड फ्रॉस्ट ग्रोटो हेवन के बाहर का नजारा ही बदल चुका था। एक राजसी और अनंत स्पिरिचुअल क्यूई की भंवर ने पूरे आकाश को अपनी आगोश में ले लिया था और वो बहुत तेजी से घूम रहा था। आंगन में जियांग वुक्सू, सु किंगतियन और सु किंगयू खामोशी से इंतजार कर रहे थे कि कब मैं अपनी इस साधना को सफलतापूर्वक पूरा करूंगा। तभी अचानक शून्य वॉइड में एक अजीब सी हलचल हुई। उस शून्य के बीच से कुछ रहस्यमय आकृतियां बाहर निकली। ये हेवन ब्रिलियंस डोमेन का मूह परिवार था। उनके मुखिया मू नानतियन खुद फ्रॉस्ट हेवनली एम्परर से माफी मांगने के लिए यहाँ आए थे।
वे लोग आसमान की ऊंचाइयों पर खड़े होकर सम्मान में झुक रहे थे। उनकी उपस्थिति को भांपते हुए जियांग वुक्सू ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, जो भी यहाँ आए हैं वे हमारे मेहमान हैं, कृपया भीतर पधारें। उसने हवा में अपना हाथ लहराया और ग्रोटो हेवन के बाहर लगा सुरक्षा घेरा फॉर्मेशन तुरंत खुल गया। इसके तुरंत बाद मू परिवार के लोग उड़ते हुए अंदर आए और आंगन में उतरे। फिर वे पैदल ही आगे बढ़ने लगे। उनका नेतृत्व एक बुजुर्ग व्यक्ति कर रहे थे जो देखने में करीब 60 साल के लग रहे थे। उनकी चौड़ी भौहें, बड़ा माथा और रेशमी शाही कपड़े उनकी भव्यता को दर्शा रहे थे। उनके पूरे व्यक्तित्व से एक राजसी और प्रभावशाली आभा झलक रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि मू परिवार के वर्तमान मुखिया मू नानतियन थे। वे खुद एक होली एंसेस्टर स्तर के महाबली योद्धा थे। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद आंगन में कदम रखते ही उन्होंने अपनी पूरी आभा को समेट लिया और जियांग वुक्सू जैसे युवा योद्धा के सामने एक बड़ा सम्मान ग्रैंड सल्यूट दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, मू नानतियन, आज यहाँ फ्रॉस्ट हेवनली एम्परर और पवित्र पूर्वज वुक्सू से क्षमा मांगने आया है। ये देखकर जियांग वुक्सू के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने बड़ी शालीनता से अपना हाथ उठाते हुए कहा, परिवार के मुखिया मू को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी बात के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने मू नानतियन को बैठने का इशारा किया और बड़े सम्मान के साथ उनके लिए चाय का एक प्याला परोसा। जहां एक और पूरी दुनिया उस दिव्य शक्ति को देखकर हैरान थी, वहीं फ्रॉस्ट हेवनली एम्परर की उदारता ने सबको चकित कर दिया था। मू नानतियन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, फ्रॉस्ट हेवनली एम्परर वाकई बहुत विशाल हृदय वाले हैं। अब यह मू अपने दिल को शांत कर सकता है। उसे इस बात की बेहद खुशी थी कि पवित्र पूर्वज वुक्सू ने पुरानी कड़वाहटों को भुलाकर न केवल उन्हें माफ किया बल्कि खुद अपने हाथों से चाय परोसकर उनका मान भी बढ़ाया। मू नानतियन ने ठहाका लगाते हुए कहा, सच में आपकी इस दरिया दिली ने तो इस बूढ़े आदमी को शर्मिंदा कर दिया है। इसके बाद जियांग वुक्सू और मू नानतियन के बीच हल्की फुल्की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बातों बातों में न चाहते हुए भी चर्चा का विषय उस अजन्मे राजकुमार और मू परिवार में हाल ही में पैदा हुए एब्सोल्यूट स्पिरिट स्वॉर्ड बॉडी वाले प्रतिभाशाली बच्चे की ओर मुड़ गया। मू नानतियन शब्दों में तो खुद को सम्राट के पुत्र से छोटा बता रहे थे, लेकिन उनकी बातों के पीछे एक छिपा हुआ गर्व साफ झलक रहा था। उनके कहने का अर्थ ये था कि उनके पोते की स्वॉर्ड बॉडी असाधारण रूप से राजसी है और वो सम्राट के पुत्र की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और अद्भुत साबित होगी। ये सब सुनकर जियांग वुक्सू के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। वो सोचने लगा, ये बूढ़ा आदमी यहाँ माफी मांगने नहीं आया है, बल्कि वो तो विशेष रूप से अपने पोते की शक्ति का दिखावा करने और मेरे सामने शान बघारने आया है। एक पल के लिए जियांग वुक्सू के दिल में एक नामहीन गुस्सा उमड़ पड़ा। वो अपनी पत्नी, जो वर्तमान में हेवनली एम्परर के पद पर आसीन है, और अपने उस पुत्र का अपमान सहन नहीं कर पा रहा था जिसने जन्म से पहले ही आकाश और पृथ्वी की सीमाओं को चुनौती दे दी थी। जैसे ही जियांग वुक्सू का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और वो कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक कमरे के पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि सबका दिल दहल उठा। तुरंत बाद प्रकाश और छाया का एक अद्भुत संगम कमरे में दिखाई देने लगा। ऐसा लगा मानो आकाश और पृथ्वी के अदृश्य नियम अचानक टूट गए हों। ये बोन क्वेंचिंग एक्सट्रीम रियलम की शक्ति थी। मू नानतियन ये देखकर दंग रह गया। उसकी आंखों में हैरानी और अविश्वास साफ झलक रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, बोन क्वेंचिंग एक्सट्रीम रियलम, पर ये कैसे मुमकिन है? फ्रॉस्ट हेवनली एम्परर के कमरे में कोई इतनी जल्दी इस चरम स्तर को कैसे पार कर सकता है? उसके दिमाग में हजारों सवाल कौनने लगे, लेकिन तभी उसे किसी बात का एहसास हुआ और वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया। जियांग वुक्सू ने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पाया और चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाते हुए कहा, परिवार के मुखिया, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये तो बस मेरे छोटे बेटे की वजह से हुई एक मामूली सी हलचल है। आप फिक्र न करें और चाय का आनंद लें। मू नानतियन अब पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सम्राट का बेटा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, फिर वो गर्भ के भीतर से ही इतनी बड़ी हलचल कैसे पैदा कर सकता है? क्या वो वाकई इतना शक्तिशाली है? वहीं दूसरी ओर
मू परिवार के एक सदस्य ने चुपके से अपने मुखिया को संदेश भेजा कि सम्राट के पुत्र की वंशावली ब्लड लाइन अत्यंत शक्तिशाली है। गर्भ में ही साधना करने की क्षमता का मतलब है कि हेवनली एम्परर ने जरूर कुछ गुप्त विधियों का उपयोग किया होगा, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि शायद वो मू परिवार के दिव्य पुत्र से ज्यादा ताकतवर न हो। मू नानतियन ने जियांग वुक्सू की ओर देखा और एक बार फिर उसकी प्रशंसा की, लेकिन इस बार जियांग वुक्सू सिर्फ मुस्कुराया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और एक अलौकिक सुंदरता वाली आकृति बाहर निकली। ये साक्षात सु किंगशुआंग थी। उसकी चमक ऐसी थी जैसे कोई देवी धरती पर उतर आई हो। जियांग वुक्सू जल्दी से उठकर उसका सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। मू नानतियन और उसके साथ आए लोग भी सम्मान में खड़े हो गए और झुककर अभिवादन करते हुए कहा, प्रणाम फ्रॉस्ट हेवनली एम्परर। मू नानतिया ने सु किंगशुआंग को बैठने का इशारा किया और अपनी जेब से सोने की मुहर वाला एक शाही निमंत्रण पत्र निकाला। उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ उस कार्ड को सु किंगशुआंग के सामने मेज पर रख दिया और अपनी आने का असली मकसद बताया। मू नानतिया यहाँ सिर्फ माफी मांगने नहीं आए थे, बल्कि एक खुशखबरी भी लाए थे। उनके पोते मू किंगचेन ने एब्सोल्यूट स्पिरिट स्वॉर्ड बॉडी की दुर्लभ शक्ति हासिल कर ली थी। इसी खुशी में उन्होंने एक भव्य दावत रखी थी और वे चाहते थे कि हेवनली एम्परर खुद इस दावत की शोभा बढ़ाएं। लेकिन सु किंगशुआंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उन्हें इस दावत या मू किंगचेन की शक्तियों से कोई सरोकार नहीं था। उसी वक्त गर्भ के भीतर नन्हा राजकुमार कुछ गहरा सोच रहा था। उसने मू किंगचेन के बारे में सुना और सोचने लगा कि क्या एब्सोल्यूट स्पिरिट स्वॉर्ड बॉडी वास्तव में उतनी ताकतवर है जितना लोग कह रहे हैं। उसे खुद इमैकुलेट स्वॉर्ड हार्ट का वरदान मिला था और वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तभी उसने सिस्टम की ओर देखा जहां उसकी शक्तियों का इनाम पहले ही तैयार था। नन्हे राजकुमार ने मन ही मन आदेश दिया, सिस्टम इमैकुलेट स्वॉर्ड हार्ट को मेरे भीतर समाहित कर दो। जैसे ही उसने ये कहा, उसके नन्हे से दिल ने एक जोरदार और शक्तिशाली धड़कन ली। वो धड़कन इतनी प्रभावशाली थी कि आंगन में मौजूद हर व्यक्ति का दिल एक पल के लिए जैसे थम सा गया। सबकी नजरें अनचाहे ही सु किंगशुआंग के पेट की ओर खिंची चली गईं। वहां मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, एक अज्ञात और प्रचंड शक्ति वहां चारों ओर फैलने लगी। मू नानतिया के हाथ में रखा चाय का प्याला अचानक चटक गया और देखते ही देखते उस पर अनगिनत दरारें उभर आईं। फिर एक और दिल की धड़कन सुनाई दी और शून्य से तलवारों की गूंजती हुई तेज आवाजें निकलने लगी। हवा में इतनी जबरदस्त ऊर्जा थी कि देखते ही देखते सामने रखी पत्थर की मेज और नीचे रखे स्टूल एक साथ टूट गए। आंगन के फूल, घास और यहाँ तक कि आसपास की इमारतें भी इस शक्ति को झेल नहीं पाईं और उनमें दरारें पड़ने लगीं। ताज्जुब की बात यह थी कि वे दरारें इतनी सीधी और सपाट थीं, मानो उन्हें किसी बहुत ही पैनी तलवार से काटा गया हो। आंगन में खड़ा हर शख्स खौफ और हैरानी से इस मंजर को देख रहा था। वे सब बस यही सोच रहे थे कि ये कैसी अकल्पनीय शक्ति है। उधर नन्हे राजकुमार का दिल लगातार शक्तिशाली धड़कनें पैदा कर रहा था। हर धड़कन के साथ हवा में एक लहर उठती और जमीन पर भयानक दरारें पड़ जाती। माहौल इतना गंभीर हो गया कि वहां मौजूद 8 महान योद्धाओं के दिलों में एक विशाल स्वॉर्ड इंटेंट तलवार की इच्छा शक्ति का संचार होने लगा। ये शक्ति उनके नियंत्रण से बिल्कुल बाहर थी और उनके मानसिक बचाव को तोड़कर उन्हें भीतर से झकझोर रही थी। मू नानतिया कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके बोलने से पहले ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। चारों ओर धुआं और धूल का गुबार छा गया, जिसमें सब कुछ ओझल हो गया। अगले ही पल वे सब खुद को कुछ दूरी पर हवा में उड़ता हुआ पाए। जब उन्होंने नीचे देखा तो वहां कुछ भी नहीं बचा था, न वो आंगन और न ही वो विशाल पहाड़ की चोटी। सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। जियांग वुक्सू गुस्से से चिल्लाया, इस छोटे से बच्चे ने मेरा पूरा घर तबाह कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थी। उसने सु किंगशुआंग के पेट की ओर घूर कर देखा, जहां से वो प्रचंड ऊर्जा निकल रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो ऊर्जा शांत होने लगी। सु किंगशुआंग के शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा लाइट शील्ड दिखाई दिया, जिसके भीतर तलवारों की दिव्य रोशनी आपस में टकरा रही थी। मू नानतिया ने जब ये देखा तो वे समझ गए कि फ्रॉस्ट हेवनली एम्परर ने इस असामान्य शक्ति को छिपाने के लिए अपनी चाल चली है। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि अभी जो शक्ति उन्होंने महसूस की थी वो कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि साक्षात इमैकुलेट स्वॉर्ड हार्ट की गूंज थी।
ये निश्चित रूप से इमैकुलेट स्वॉर्ड हार्ट ही है। मुनांतिया की गहरी और भारी आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। उनके चेहरे पर छाई हवाइयां साफ बता रही थी कि वे कितने डरे हुए हैं। वह स्वॉर्ड इंटेंट तलवार की अदृश्य शक्ति इतनी खौफनाक थी कि मुनांतिया जैसे शक्तिशाली योद्धा, जो खुद एक होली एंसेस्टर पवित्र पूर्वज के स्तर पर थे, उनके दिल की गहराइयों तक को उस शक्ति ने झकझोर कर रख दिया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक अजन्मा बच्चा ऐसी विनाशकारी शक्ति कैसे पैदा कर सकता है। सुकिंगतियां और सुकिंगयू जो वहां खड़े थे, मू परिवार के बाकी सदस्यों के साथ उलझन में पड़ गए। उन्हें इस प्राचीन शक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वे हैरान थे कि आखिर मुनांतियां इतने विचलित क्यों हैं। तभी पास खड़ी सुकिंगशुआंग ने बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये वास्तव में इमैकुलेट स्वॉर्ड हार्ट ही है। ये तलवारबाजी की वो प्राचीन विधा है जो सदियों पहले ही इस दुनिया से विलुप्त हो गई थी। सुकिंगशुआंग ने आगे बताया कि इस शक्ति की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अदृश्य इच्छा शक्ति इंटेंट को एक असली तलवार का रूप दे सकती है, जो बिना किसी आकार के दुनिया की हर चीज को चीरने की क्षमता रखती है। जो योद्धा सालों से तलवार चलाने का अभ्यास कर रहे हैं, वे भी शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। यदि उनकी साधना में बहुत बड़ा अंतर न हो, तब भी वे इमैकुलेट स्वॉर्ड हार्ट के आगे अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तुलना करते हुए कहा, अगर ये माना जाए कि एब्सोल्यूट स्पिरिट स्वॉर्ड बॉडी को शिखर तक ले जाने से वो दुनिया की सबसे मजबूत दृश्य टैंगिबल तलवार बन सकती है, तो इमैकुलेट स्वॉर्ड हार्ट अंततः सबसे भयानक और शक्तिशाली अदृश्य इंटैंगिबल तलवार बन जाती है। इन शब्दों को सुनकर वहां मौजूद लोग बुरी तरह सहम गए। उन्हें ऐसा लगा मानो इस बच्चे के पास पैदा होने से पहले ही जीत का कोई गुप्त चीट कोड हो। इसी पल मू परिवार का एक सदस्य, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, उसने उत्सुकता में एक सवाल पूछ लिया। मुखिया जी, ये इमैकुलेट स्वॉर्ड हार्ट हमारे डिवाइन सन ईश्वरीय पुत्र की एब्सोल्यूट स्पिरिट स्वॉर्ड बॉडी के सामने कैसा रहेगा? क्या ये उससे भी अधिक शक्तिशाली है? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, मुनांतिया का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उनकी नाक गुस्से में फुलाने लगी और उनका चेहरा गधे के चेहरे जैसा लंबा और बेबस दिखाई देने लगा। लेकिन जियांग वुक्सू मुनांतिया की इस नाराजगी को देख नहीं पाए या शायद अनदेखा कर दिया। वे बड़े जोश के साथ बोले, एब्सोल्यूट स्पिरिट स्वॉर्ड बॉडी भी एक महान तलवारबाजी है। तुम्हें क्या लगता है? सवाल पूछने वाले मु परिवार के सदस्य ने एक पल के लिए अपनी गलती महसूस की और वह चुप हो गया। मुनांतिया ने उसे बहुत ही डरावनी नजरों से घूर कर देखा। उनके हाथ की उंगलियों की हड्डियों के चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उस पल उनका मन कर रहा था कि वे इस मूर्ख को एक जोरदार तमाचा जड़ें और अपनी एक ही हथेली से उसका सिर चकनाचूर कर दें। मुनांतिया की ऐसी हालत देखकर जियांग वुक्सू को मन ही मन बहुत खुशी मिल रही थी, जिसे वे शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। काफी देर बाद मुनांतिया ने किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पाया और अपने चेहरे पर एक बनावटी और सख्त मुस्कान लाते हुए बोले, एम्परर का बेटा वाकई बेमिसाल साधना का स्वामी है। मेरे दिल में इस अद्भुत प्रतिभा के लिए केवल प्रशंसा ही है। जियांग वुक्सू ने भी मुस्कुराते हुए एब्सोल्यूट स्पिरिट स्वॉर्ड बॉडी की कुछ तारीफें की, लेकिन उनकी बातों में साफ झलक रहा था कि वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मुनांतिया वहां एक पल भी और नहीं रुकना चाहते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, मैंने फ्रॉस्ट हेवनली एम्परर और जियांग वुक्सू को आज बहुत परेशान किया। अब मैं विदा लेना चाहूंगा। अगले महीने की 1 तारीख को होने वाली दावत के लिए कृपया हमें अपनी उपस्थिति से अनुग्रहित करें। मुनांतिया ने अपनी बात खत्म की और अपने लोगों को साथ लेकर वहां से जाने के लिए मुड़ गए। बाहर से तो वे शांत दिख रहे थे, लेकिन उनके दिल के अंदर एक खौफनाक चीख गूंज रही थी। वे मन ही मन कह रहे थे, नहीं, अब वापस मत आना प्लीज, जो भी हो, बस फिर कभी लौट कर मत आना। उनकी ये घबराहट साफ दिखा रही थी कि वे नन्हे राजकुमार की शक्ति से कितने ज्यादा डर चुके थे। उधर गर्भ के भीतर नन्हे राजकुमार ने सफलतापूर्वक इमैकुलेट स्वॉर्ड हार्ट को अपने अंदर समाहित कर लिया था। बाहर जो भी बातचीत और हलचल हो रही थी, उसे राजकुमार अच्छी तरह से सुन और समझ रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी शक्ति से आसमान को लगभग चीर ही दिया था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। किस्मत से उसकी माँ उसके साथ थी, जिन्होंने अपनी शक्तियों से इस प्रचंड ऊर्जा को संतुलित किया। तभी सिस्टम की आवाज राजकुमार के कानों में गूंजी। उसे 2 नए और चुनौतीपूर्ण टास्क लक्ष्य दिए गए थे। पहला लक्ष्य था मू किंगचेन की एब्सोल्यूट स्पिरिट स्वॉर्ड बॉडी के जश्न की दावत में शामिल होना।
इनाम के तौर पर उसे थंडर मार्शल विंग्स मिलने वाली थी। दूसरा लक्ष्य और भी कठिन था। उसे केवल आधे महीने के भीतर बोन क्वेंचिंग रेल्म, हड्डियों को फौलाद बनाने वाली साधना का एक नया और उच्चतम स्तर एक्सट्रीम रियल्म बनाना था। इसका इनाम था गोल्डन विंग्ड ग्रेट पैंग इनेट रून्स। एक साथ दो टास्क, और वो भी तब जब वो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। राजकुमार जानता था कि उसके माता पिता का मुंह परिवार की दावत में जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसे तो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वहां जाना ही होगा। उसने सोचा कि पहले दूसरे टास्क पर ध्यान दिया जाए, बोन क्वेंचिंग रेल्म में एक नया कीर्तिमान स्थापित करना। उसने इस वाक्य के बारे में काफी देर तक गहराई से सोचा कि आखिर इसका अर्थ क्या है। साधना के उस स्तर पर पहुंचते ही उसकी एक भुजा के झटके में 1,08,000 कैटीज वजन की एक प्राचीन इकाई जितनी जबरदस्त ताकत आ चुकी थी। इतिहास में अब तक बहुत कम योद्धा हुए हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में ऐसा मुकाम हासिल किया हो। अब सिस्टम उससे एक ऐसा कारनामा करने को कह रहा था जो आज से पहले किसी ने नहीं किया था। राजकुमार को पता था कि इनाम बहुत कीमती है। थंडर मार्शल विंग्स मिलने के बाद उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा बिजली की तरह तेज और शक्तिशाली हो जाएगी। फिर मेरिडियन क्लियरिंग रेल्म के किसी भी योद्धा में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उसका सामना कर सके। राजकुमार ने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो थंडर मार्शल विंग्स को पाकर ही रहेगा। इसके बाद उसने दूसरे इनाम गोल्डन विंग्ड ग्रेट पैंग इनेट रून्स की ओर देखा। इसे देखते ही उसके दिमाग में 4 शब्द कौंधे। संसार की तीव्रतम गति। कहा जाता है कि जब विशाल पैंग पक्षी अपने पंख फैलाता है तो वे आसमान को ढंक लेते हैं और वो सीधे 9 बादलों के पार उड़ जाता है। ये एक ऐसी दुर्लभ चीज थी जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योद्धा अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। राजकुमार खुशी से खिलखिला उठा। उसने सोचा कि अगर पैदा होने के बाद उसके पास ये सारी शक्तियां होंगी तो उसे इस दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। साधना, बस साधना। वो पूरी तरह से अपने काम में जुट गया। जहां तक दावत में जाने की बात थी, उसने तय किया कि पहले वो इस कठिन साधना को पूरा करेगा। सिस्टम ने उसे फिर से केवल आधा महीना दिया था और लक्ष्य बहुत बड़ा था। उसे अपनी ताकत को 1,89,600 कैटीज तक ले जाना था। फिलहाल वो इस लक्ष्य से 80,000 कैटीज दूर था, लेकिन उसके पास हेवन डिवावरिंग डेमोनिक आर्ट, आसमान को निगलने वाली आसुरी कला थी और उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। राजकुमार के शरीर से दहाड़ने जैसी आवाजें निकलने लगीं और उसके चारों ओर ऊर्जा का एक प्रचंड बवंडर उठ खड़ा हुआ। वो अपनी माँ की दिव्य शक्तियों को सोखने लगा ताकि अपनी साधना को और भी तेज कर सके। बाहर की दुनिया में सु किंगशुआंग और जियांग वुक्सु ने भी इस बदलाव को तुरंत महसूस किया और वे हैरान रह गए। सु किंगशुआंग ने जैसे ही गर्भ के भीतर उस हलचल को महसूस किया, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। ये कोई साधारण कंपन नहीं था, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा थी जो उनकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चुनौती दे रही थी। जियांग वुक्सु ने भी जब इस प्रचंड शक्ति का अनुभव किया तो वे अपनी जगह से उछल पड़े। उन्होंने अचरज भरी नजरों से देखते हुए कहा, ये नन्हा शैतान तो वाकई अद्भुत है। अभी कुछ ही पल पहले इसने बोन क्वेंचिंग रेल्म के उच्चतम शिखर को छुआ था, जो अपने आप में एक चमत्कार था। लेकिन देखो, इसकी भूख तो देखो। इसने बिना एक पल रुके दोबारा अपनी साधना शुरू कर दी है। क्या ये संभव है कि ये जन्म लेने से पहले ही उस मेरिडियन क्लियरिंग रेल्म के कठिन पड़ाव को पार करना चाहता है, जिसे पाने में महान योद्धाओं की उम्र गुजर जाती है। सु किंगशुआंग को उस पल खुद पर हंसी आ रही थी और वे थोड़ी बेबस भी महसूस कर रही थी। उन्होंने पिछले 15 दिनों से दिन रात इस नन्हे राजकुमार की साधना में अपना तन मन लगा दिया था। वे सोच रही थी कि साधना पूरी होने के बाद उन्हें थोड़ा विश्राम मिलेगा, लेकिन इस छोटे योद्धा के इरादे कुछ और ही थे। उन्हें लगा कि शायद उनकी किस्मत में अभी आराम नहीं है, लेकिन ये थकान उनके ममता भरे गर्व के सामने कुछ भी नहीं थी। सु किंगशुआंग मुस्कुरा दी। आखिर ये उनके अपने खून का हिस्सा था, जो दुनिया में आने से पहले ही अपनी श्रेष्ठता साबित करने पर तुला था। जिस प्रोफाउंड फ्रॉस्ट ग्रोटो हेवन में वे ठहरे थे, वो इलाका काफी शांत और विशाल था। सु किंगशुआंग ने अपनी साधना को और प्रगाढ़ करने के लिए एक पुराने और भव्य महल को चुना। वे जानती थीं कि गर्भ के भीतर साधना करना किसी तलवार की धार पर चलने जैसा है।
क्योंकि बच्चे को मिलने वाली हर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत माँ का शरीर ही होता है। सु किंगशुआंग ने अपनी आंखों को बंद किया और पूरे ध्यान से ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर खींचना शुरू किया, ताकि उनके बच्चे की साधना के मार्ग में कोई भी बाधा न आए। महल के बाहर का दृश्य किसी प्रलय से कम नहीं था। पहले जो आध्यात्मिक ऊर्जा का बवंडर शांत होता दिख रहा था, वह अचानक फिर से जीवित हो उठा। वहां मौजूद अन्य योद्धा, जो उस ऊर्जा की बची कुची बूंदों को समेटने की फिराक में थे, वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि आसमान में एक ऐसा चक्रवात बन रहा है जिसने सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया था। ये चक्रवात किसी विशाल और कभी न भरने वाले ब्लैक होल की तरह लग रहा था, जो मीलों दूर तक फैले इलाकों की ऊर्जा को अपनी ओर खींच रहा था। फ्रॉस्ट हेवनली एम्परर सु किंगशुआंग ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, ताकि वे उस नन्ही सी जान को इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पवित्र कर सकें। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जिसे देखने के लिए दूर दूर के पहाड़ों और घने जंगलों में हजारों योद्धा जमा हो गए थे। सबकी सांसें थमी हुई थीं और वे उस अदृश्य शक्ति के आगे नतमस्तक थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजकुमार की शक्ति के आंकड़े सबको चौंका रहे थे। 9 दिनों के भीतर उसकी ताकत 1,18,000 कैटीज तक पहुंची, फिर बढ़कर 1,29,000 हुई और अंततः वो 1,57,000 कैटीज के जादुई आंकड़े तक पहुंच गया। अब वो अपने अंतिम लक्ष्य से मात्र 30,000 कैटीज की दूरी पर था। 14 रातों तक ये सिलसिला बिना रुके चलता रहा और 15वें दिन की सुनहरी सुबह ने एक नए अध्याय का संकेत दिया। तभी क्षितिज से एक बहुत ही तेज रोशनी उड़ी चली आई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि आंखों को चुभ रही थी। इससे पहले कि वो व्यक्ति वहां कदम रखता, उसकी गरजदार आवाज पूरे महल के प्रांगण में गूंज उठी। जैसे ही मेरे पैर इस धरती पर पड़े, मैंने सुना कि मेरे वंश का चिराग गर्भ में ही पूरी दुनिया को हिला रहा है। वुक्सु, क्या ये सच है कि मेरे पोते ने एक ही झटके में उस दुर्गम बोन क्वेंचिंग रेल्म को धूल चटा दी है? वो व्यक्ति कोई और नहीं, जियांग वुक्सु के पिता और नन्हे राजकुमार के दादा जियांग ताइहांग थे। उनकी आवाज में जीत की खुशी और अपने खानदान पर गर्व साफ झलक रहा था। जियांग वुक्सु ने अपने पिता का स्वागत किया और बड़े गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, जो कुछ भी आपने सुना है वो तो बस एक झलक है। ये बच्चा केवल साधना नहीं कर रहा, ये तो हर पल इतिहास के पन्नों को दोबारा लिख रहा है। जियांग वुक्सु ने एक जोरदार ठहाका लगाया और वे अपने पिता को उस चमत्कार के बारे में विस्तार से बताने लगे जो उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा था। पूरा प्रांगण उस बालक की महिमा की कहानियों से गूंज उठा। जियांग वुक्सु ने पिछले कुछ दिनों में घटी हर एक जादुई घटना का विस्तार से वर्णन करना शुरू किया। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी मानो वे किसी दिव्य स्वप्न की बात कर रहे हों। उन्होंने अपने पिता को उन सभी चमत्कारों के बारे में बताया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। जैसे जैसे वे एक एक कर सारी बातें बता रहे थे, जियांग ताइहांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे बार बार हैरानी में अपनी सांसें रोक लेते थे। फिर एक जोरदार ठहाका लगाते हुए जियांग ताइहांग बोले, हा, मैंने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि जियांग ताइहांग का पोता कोई साधारण शरीर लेकर पैदा नहीं होगा। उसके रगों में बहने वाला खून ही उसे दुनिया से अलग बनाता है। काफी देर तक जियांग ताइहांग दिल खोलकर हंसते रहे। उनका मन गर्व और उत्साह से इस कदर भर गया था कि वे अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। एक अजन्मा बच्चा जो गर्भ के भीतर ही न केवल साधना कर रहा था, बल्कि उसके पास डिवाइन बोन जैसी ईश्वरीय शक्ति भी थी। इतना ही नहीं, उसके पास खुद की विकसित की हुई साधना पद्धति थी और उसने इमैकुलेट स्वॉर्ड हार्ट जैसी लुप्त हो चुकी शक्ति को भी जागृत कर लिया था। और आज उसने बोन क्वेंचिंग रेल्म के उच्चतम स्तर को भी एक ही झटके में पार कर लिया। जियांग ताइहांग का मन कर रहा था कि वे अभी इसी वक्त पूरे संसार के सामने चिल्ला चिल्लाकर अपने पोते की इस महानता का ऐलान कर दें। दूसरी तरफ जियांग वुक्सु अपने पिता को बड़े गौर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वे कुछ ऐसा जानते हो जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। उन्होंने सम्मान पूर्वक जियांग ताइहांग को बैठने का इशारा किया और बड़े ही सलीके से उनके लिए गर्मा गर्म चाय का प्याला भरा। उन्होंने अपने लिए भी एक प्याला लिया और सुकून के साथ चाय की चुस्कियां लेने लगे। चाय पीते हुए भी उनकी बातों का सिलसिला थमा नहीं।
वे लगातार अपने बेटे की हालिया उपलब्धियों और उस अद्भुत साधना के बारे में चर्चा करते रहे। पिता और पुत्र के बीच का ये दृश्य बड़ा ही अनोखा था। एक जहां बार बार अपनी हैरानी जता रहा था, वहीं दूसरा बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ठीक इसी समय महल के दूसरे कक्ष में अचानक एक ऐसी ऊर्जा का विस्फोट हुआ जिसकी तुलना किसी भी सांसारिक शक्ति से नहीं की जा सकती थी। एक प्रचंड और भव्य आभा पूरे कमरे में फैल गई। चारों ओर से दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा उस कक्ष में समाने लगी और फिर एक ऐसी बर्फीली और कंपा देने वाली शक्ति बाहर निकली जिसने वातावरण को पूरी तरह बदल दिया। धमाका। आसमान में एक भयानक गर्जना हुई, मानो खुद कुदरत उस बालक की शक्ति का स्वागत कर रही हो। 9 आसमानों के ऊपर से ब्रह्मांड के नियम टूटते हुए महसूस हो रहे थे और पूरी व्यवस्था जैसे चरमरा गई थी। जियांग वुक्सु और जियांग ताइहांग महल के बाहर किसी जड़ लकड़ी की तरह खड़े रह गए। उनकी जुबान जैसे सिल गई थी और वे बस फटी आंखों से आसमान की ओर देख रहे थे जहां अनंत शक्तियों का चक्रव्यूह बदल रहा था। गर्भ के भीतर नन्हे राजकुमार ने अपने पूरे शरीर से दिव्य शक्ति का संचार किया। शून्यता वॉइड में मौजूद ब्रह्मांड के हजारों अदृश्य नियम एक एक कर टूटने लगे। ये वही नियम थे जो सृष्टि के हर जीव को एक सीमा में बांध कर रखते थे, लेकिन ये नन्हा योद्धा आज उन सभी बेड़ियों को तोड़ रहा था। ये साधना का एक ऐसा नया और उच्चतम स्तर था जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। महल के प्रांगण में पत्थर की मेज के पास बैठे जियांग वुक्सु ने अपनी पुरानी शांति पूरी तरह खो दी थी। वे जितने हैरान थे उतने ही उत्साहित भी। पिता और पुत्र घंटों तक बस इसी अवस्था में बैठे रहे जब तक कि वो अलौकिक रोशनी और घटनाएं धीरे धीरे शांत नहीं हो गईं। उसी पल राजकुमार के शरीर के चारों ओर एक रहस्यमयी और अज्ञात ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। उसने अपने नन्हे हाथ उठाए और हवा में एक छोटी सी लहर पैदा की। उस नन्ही सी लहर ने भी आसपास के वातावरण में हलचल मचा दी। राजकुमार ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर एक अनंत ईश्वरीय शक्ति का वास हो गया है। उसने अपनी उस नई शक्ति का अनुभव किया। सिर्फ एक हाथ हिलाने भर से 1,89,600 कैटीज का प्रचंड बल पैदा हो रहा था। यही वो भयानक और अद्भुत रूप था उस नए उच्चतम स्तर एक्सट्रीम रियल्म का। ये एहसास उसे एक अलग ही नशे में डुबो रहा था। उसकी रगों में दौड़ती बैंगनी आभा अब 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। राजकुमार ने मनी मन सोचा, बस कुछ समय और, जन्म लेने से पहले मैं इस शक्ति को सैकड़ों गुना और बढ़ा लूंगा। उसे अब पूरा यकीन था कि उसका जन्म इस युग की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी घटना होने वाली है। नन्हे राजकुमार ने राहत की एक लंबी सांस ली और उसके दिल को जैसे सुकून मिल गया। पिछले कुछ दिनों से वो जिस अफरा तफरी और दबाव में था वो आखिरकार खत्म हो चुका था। समय खत्म होने ही वाला था, लेकिन राजकुमार ने हार नहीं मानी और आखिरी पलों में अपनी उस कठिन साधना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। जैसे ही उसने अपना लक्ष्य हासिल किया, सिस्टम की गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। बधाई हो, आपने अपना टास्क पूरा कर लिया है। आपके इनाम जारी कर दिए गए हैं, कृपया उन्हें खुद देख लें। सिस्टम की ये बात सुनते ही राजकुमार के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिल उठी जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ये किसी साधारण बच्चे की हंसी नहीं है। वो अपने इनामों की शक्ति को महसूस करने ही वाला था कि अचानक उसके कान खड़े हो गए। उसे प्रांगण के बाहर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी जिन्होंने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या दादाजी आ गए? उसे याद आया कि उसके दादाजी करीब 2 महीने पहले प्रोफाउंड फ्रॉस्ट ग्रोटो हेवन छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा था कि वे हेवी वाइल्डरनेस घने जंगलों की गहराइयों में जा रहे हैं ताकि अपने पोते के लिए एक ऐसा शक्तिशाली आध्यात्मिक जीव स्पिरिचुअल बीस्ट पकड़ सकें जो उसकी सवारी बन सके। राजकुमार की आंखों में एक चमक आ गई और वो उत्सुकता से भर उठा। वो सोचने लगा कि क्या वाकई उसकी सवारी का इंतजाम हो गया है। उसे इस बात की बड़ी जिज्ञासा थी कि दादाजी आखिर किस तरह का खूंखार और ताकतवर जीव अपने साथ लेकर आए होंगे। उधर जियांग ताइहांग दादाजी अपनी कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे थे। वे जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजब सी संतुष्टि और गर्व का भाव था। जल्द ही सु किंगशुआंग ने भी अपनी साधना रोक दी और वे उस कमरे से बाहर निकल आईं। वे वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे शांत और गंभीर दिख रही थी।
आखिर राजकुमार की हर छोटी बड़ी प्रगति उनकी नजरों के सामने ही तो हुई थी। जियांग ताइहांग ने जब सु किंगशुआंग को देखा तो वह अपनी भावनाओं को थोड़ा शांत करते हुए उनके पास आया और बड़ी चिंता और अपनेपन के साथ कहा, किंगशुआंग, इस छोटे राजकुमार के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। बिना सोए और बिना आराम किए पूरे 1 महीने तक लगातार साधना करना वाकई एक बहुत बड़ा बलिदान है। सु किंगशुआंग का चेहरा उस वक्त थकान से थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन उन्होंने झुककर आदर के साथ कहा कि ये सब कुछ नहीं था। तभी दादाजी को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा। उन्होंने अपनी कलाई घुमाई और उनकी हथेली में एक रेशमी पोटली ब्रोकेड पाउच प्रकट हुई। वे जोश के साथ बोले, आओ सब देखो, मैं अपने पोते के लिए क्या खास तोहफा लाया हूँ। जैसे ही जियांग ताइहांग ने उस पोटली को खोला, उसमें से काली रोशनी की एक भयानक चमक निकली। अगले ही पल एक पक्षी की तीखी और ऊंची आवाज पूरे प्रांगण में गूंज उठी। उस पोटली में से एक ऐसा पक्षी निकला जिसकी ऊंचाई एक इंसान के आधे कद के बराबर थी। सबने देखा कि वो पक्षी पूरी तरह से कोयले जैसा काला था। उसके पंख इतने सख्त और मजबूत थे कि उनसे धातु जैसी चमक निकल रही थी। उस पक्षी की आंखें इतनी पैनी थी मानो वे किसी भी चीज को आर पार देख सकती हो। जियांग वुक्सु अचरज से चिल्ला उठे, पिताजी, क्या आप सच में हेवन डिवावरिंग स्पैरो, आसमान निगलने वाली गौरैया का बच्चा पकड़ लाए? आपने इस दुर्लभ और प्राचीन प्रजाति को ढूंढ कैसे निकाला? प्राचीन काल में हेवन डिवावरिंग स्पैरो का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। कहा जाता है कि इस प्रजाति का एक छोटा बच्चा भी अपनी चोंच खोलकर करोड़ों की आबादी वाले शहर को एक ही बार में निगल सकता है। और जब ये पक्षी पूरी तरह बड़ा हो जाता है तो इसके पास आसमान को निगलने और धरती पर तबाही मचाने की असीम शक्ति होती है। इसीलिए इसे इमोरियल डेमोनिक फाउल, अमर आसुरी पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। सु किंगशुआंग और जियांग वुक्सु भी इस नायाब तोहफे को देखकर बेहद खुश और संतुष्ट थे, क्योंकि ऐसी दुर्लभ प्रजाति का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसी प्राचीन और दुर्लभ प्रजाति का मिलना वाकई में किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। इस जीव की कीमत और इसके प्रभाव का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। सच कहूँ तो दादाजी ने जो सवारी मुझे तोहफे में दी थी वो पहली नज़र में तो बहुत ही आलीशान और शानदार लग रही थी, लेकिन अगर मैं उसकी तुलना अपनी इस बार की उपलब्धि और इनाम से करूं तो वो उसके सामने बिल्कुल फीकी और मामूली सी जान पड़ती थी। पर अगर मैं थोड़ा और गहराई से और दूसरे नजरिए से सोचूं तो एक खूंखार और भयंकर दानवी पक्षी की पीठ पर बैठकर सवारी करना और उसके विशाल पंखों के सहारे आसमान की अनंत ऊंचाइयों से लेकर धरती की गहराइयों तक का सफर पल भर में तय करना, सिर्फ इस ख्याल मात्र से ही मन में एक अजीब सा रोमांच और जोश भर जाता है। अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे आसमान में उड़ना एक अलग बात है, लेकिन एक ऐसे शक्तिशाली शिकारी पक्षी पर सवार होकर बादलों को चीरते हुए निकलना जिसके नाम से ही दुश्मन कांप उठे, ये बिल्कुल अलग एहसास है। इसमें जो रुतबा, जो धमक और जो स्वैग है उसकी बराबरी दुनिया की कोई और चीज नहीं कर सकती। ठीक उसी समय जब मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था, अचानक दूर आसमान से एक बहुत ही कड़कती हुई और ठंडी आवाज गूंजी जिसने पूरे माहौल में सन्नाटा फैला दिया। वो आवाज चिल्लाकर कह रही थी, जियांग ताइहांग, क्या तुम इस मामूली सी चीज लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए और उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए घने जंगलों की इतनी गहराई तक चले गए थे? तभी उस विशाल महल के ठीक बाहर एक बहुत ही प्रभावशाली और रौबदार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। उनकी उम्र लगभग 50 के आसपास रही होगी, लेकिन उनके चेहरे का तेज और आंखों की चमक किसी को भी झुकाने के लिए काफी थी। वो कोई और नहीं बल्कि सु किंगशुआंग के पिता और जियांग वुकुत्सु के ससुर महान सु युनफेंग थे। जैसे ही उनकी उपस्थिति वहां महसूस हुई, जियांग वुकुत्सु का दिल डर और घबराहट के मारे बैठने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी अदृश्य और शक्तिशाली हाथ ने उसके दिल को जोर से भींच लिया हो। उसने सहमी हुई नजरों से अपने पिता की ओर देखा और मन ही मन समझ गया कि अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने वाले हैं और कोई बड़ा धमाका होने वाला है। यहाँ तक कि सु किंगशुआंग के चेहरे पर भी एक बेबस और लाचार सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे पता हो कि अब इन दोनों को रोकना नामुमकिन है। दरअसल ये दोनों बुजुर्ग पिछले सैकड़ों सालों से एक दूसरे के कट्टर और पुराने दुश्मन रहे थे। उनकी ये रंजिश सदियों पुरानी थी। वे बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और साथ ही बड़े हुए थे, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें कभी एक दूसरे के सामने झुकने नहीं दिया। उनके बीच एक ऐसी होड़ थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। जब भी वे एक दूसरे के सामने आते, उनके बीच युद्ध छिड़ना बिल्कुल तय था। पर विडंबना और किस्मत का अनोखा खेल तो देखिए,
सालों तक एक दूसरे का खून बहाने की तमन्ना रखने वाले ये दोनों कट्टर दुश्मन आखिर में एक दूसरे के समधी बन गए। एक दौर वो भी था जब इसी सु युनफेंग के क्रोध ने जियांग परिवार के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था और उन्हें लगभग तबाही कर दिया था। और अगर मजाक को एक तरफ रखकर असलियत की बात करें तो सु युनफेंग के लिए सबसे बड़ा जख्म ये था कि उनकी लाडली और इकलौती बेटी को जियांग परिवार का एक नौजवान लड़का अपनी बातों में फंसा कर ले गया था। भला एक स्वाभिमानी पिता ये अपमान कैसे सह सकता था, लेकिन समय बलवान है और अपनी बेटी की जिद और खुशी के आगे उस पत्थर दिल पिता को भी झुकना पड़ा। आखिरकार एक कड़वा घूंट पीकर और अपनी नाक सिकोड़ते हुए उन्होंने इस रिश्ते को मजबूरी में स्वीकार कर लिया। उन्होंने शुरुआत में यही सोचा था कि अब जब वे एक ही परिवार का हिस्सा बन गए हैं और रिश्तेदार बन चुके हैं तो शायद अब ताइहांग के साथ पुरानी दुश्मनी को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चारों तरफ शांति बनी रहेगी। पर किसे पता था कि इंसान अपनी फितरत कभी नहीं बदलता। जैसे ही शादी की रस्में खत्म हुई, जियांग ताइहांग ने फिर से अपनी वही पुरानी आदत शुरू कर दी और सु युनफेंग के सामने अपनी शेखी बघाड़ने लगा। वह सु युनफेंग को नीचा दिखाने का और अपनी जीत का एहसास कराने का कोई भी छोटा मौका नहीं छोड़ता था। वह बार बार ये जताता था कि अब उनकी बेटी सु किंगशुआंग उसके जियांग परिवार की एक सदस्य बन चुकी है। इस बात ने सु युनफेंग के घावों पर नमक का काम किया और उन्हें पूरी तरह आग बबूला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बुढ़ापे के इस पड़ाव पर भी उनकी आपसी जंग पहले से कहीं ज्यादा भयंकर और जहरीली हो गई। अब तो स्थिति ये थी कि वे जब भी मिलते आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह भिड़ जाते। अगर उनकी लड़ाई सिर्फ जुबानी नोकझोंक तक सीमित रहती तो उसे गनीमत माना जाता, पर कभी कभी तो तलवारें खींचने की नौबत आ जाती थी। पूरे खानदान में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों के बीच बचाव कर सके या उन्हें समझा सके। उन दोनों की इस अंतहीन लड़ाई के बारे में सोच सोचकर सु किंगशुआंग और जियांग वुकुत्सु का सिर दर्द से फटने लगता था। सु युनफेंग ने महल में कदम रखते ही सबसे पहले अपनी नफरत भरी नजरों से ताइहांग को घूरा और फिर तिरस्कार के साथ उस हेवन डेवोरिंग स्पैरो की ओर देखा जिसे ताइहांग ने अपने काबू में कर रखा था। उन्होंने अपने चेहरे पर एक बहुत ही कुटिल और नफरत भरी मुस्कान लाते हुए कहा, वाह, मुझे तो लगा था कि तुमने इतनी मशक्कत के बाद मेरे पोते के लिए कोई दिव्य और महान पौराणिक जानवर ढूंढा होगा, लेकिन अंत में ये क्या, ये तो सिर्फ एक मामूली सी और तुच्छ चिड़िया निकली। सु युनफेंग के मुंह से निकले ये अपमानजनक शब्द सुनकर जियांग वुकुत्सु और सु किंगशुआंग पूरी तरह अवाक रह गए। उनके पास पलटकर जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। भला उस महान, प्राचीन और खूंखार दानवी पक्षी के वंशज को, जिससे पूरी दुनिया थर थर कौंपती हो, कोई अमामूली चिड़िया कैसे कह सकता है। कोक के अंधेरे में बैठा मैं भी ये सब सुन रहा था और अपने नाना जी की इस बेबाकी पर हैरान होने के साथ साथ मजा भी ले रहा था। हेवन डेवोरिंग स्पैरो, क्या सच में ये सिर्फ एक साधारण चिड़िया है या फिर नाना जी की आंखों पर दुश्मनी का चश्मा चढ़ा है। महल के विशाल प्रांगण में अचानक सन्नाटा छा गया, पर यह सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले की शांति थी। सु युनफेंग के अपमानजनक शब्दों ने जियांग ताइहांग के भीतर सोए हुए क्रोध की ज्वालामुखी को जैसे दहका दिया हो। ताइहांग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उनकी आंखों में प्रतिशोध की चमक साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और गुस्से में उनकी दाढ़ी कांपने लगी। वो अब और चुप नहीं रह सकते थे। ताइहांग की दहाड़ पूरे महल में गूंज उठी। सु युनफेंग, क्या तुम यहाँ सिर्फ मुझसे लड़ने आए हो? क्या तुम्हारी पुरानी दुश्मनी आज भी इतनी ताजा है कि तुम इस खुशी के मौके को भी विवाद में बदलना चाहते हो? उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी पसंद मामूली है तो आओ, मुझे भी दिखाओ कि तुमने मेरे पोते के लिए कौन सा दिव्य जानवर ढूंढा है। तुम्हारी आंखों में जो घमंड है उसे आज परख ही लेते हैं। ताइहांग ने तिरछी नजर से सु युनफेंग को देखा और फिर अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर बड़े आराम से खड़े हो गए। उनकी मुद्रा और उनके चेहरे के भाव साफ कह रहे थे कि वे सु युनफेंग की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन्हें उकसा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, तुमने कहा कि जो मैं लाया हूँ वो एक मामूली चिड़िया है। ठीक है, मैं अभी इस पे तुमसे बहस नहीं करूंगा। पहले तुम अपना वो महान जीव दिखाओ, फिर हम तय करेंगे कि किसकी पसंद बेहतर है। सु युनफेंग के चेहरे पर एक कुटिल और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान तैर गई। उन्होंने धीरे से हंसते हुए कहा, मैंने अपने पोते के लिए जो सवारी चुनी है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना तुम अपने उस मामूली जीव से कर सको। उसकी ताकत और उसका रुतबा तुम्हारी कल्पना से परे है। बस जरा ध्यान से देखना। इतना कहते ही सु युनफेंग ने हवा में अपना हाथ लहराया। देखते ही देखते आसमान में बिजली कड़कने लगी और चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उस शून्य में अचानक बिजली की लपटें उठी और पूरा आसमान एक तेज सफेद रोशनी से भर गया। उस दिव्य प्रकाश के बीच से एक विशालकाय पक्षी प्रकट हुआ। वो आकार में इतना बड़ा था कि वो ताइहांग की उस हेवन डेवोरिंग स्पैरो से कम 10 गुना बड़ा लग रहा था। उस पक्षी का पूरा शरीर बर्फ की तरह सफेद था। उसके पंख ऐसे चमक रहे थे जैसे सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया हो। वो पारदर्शी और बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक विनाशकारी शक्ति छिपी थी। उसके शरीर से नीली बिजली की लहरें निकल रही थीं। ये गड़गड़ाहट और बिजली की साक्षात शक्ति थी। उस बिजली की चमक ने उस पक्षी को इतना राजसी और प्रभावशाली बना दिया था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें चुंधिया गईं। अज़्योर क्लाउड थंडर वाइल्ड गूज। जियांग वुकुत्सु और सु किंगशुआंग के मुंह से अचानक हैरानी भरी आवाज निकली।
वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये एक और प्राचीन और दुर्लभ इमेमोरियल रेलिक प्रजाति का जीव था। उन दोनों के मन में एक ही सवाल कौंध रहा था, क्या इन दोनों बुजुर्गों ने प्राचीन काल की सबसे दुर्लभ प्रजातियों के घोंसलों को तहस नहस कर दिया है? आखिर उन्हें एक के बाद एक ऐसे महान जीव कैसे मिल रहे हैं? ये जानना जरूरी है कि उस प्राचीन काल में अज़्योर क्लाउड थंडर वाइल्ड गूस का नाम और रुतबा उतना ही बड़ा था जितना किसी और महान शिकारी का। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ये पक्षी अपने अंडे देता है तो वो ऐसी जगह चुनता है जहाँ बिजली का भयंकर तांडव होता हो। केवल उन्हीं कड़कती बिजलियों के बीच इसके बच्चे सफलतापूर्वक पैदा हो सकते हैं। यही कारण है कि ये जीव जन्म से ही बिजली और बादलों की शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। जब ये पक्षी अपने पूर्ण विकसित रूप में अपने विशाल पंख फड़फड़ाता है तो पहाड़ों से भी मोटी और शक्तिशाली बिजलियां आसमान से गिरती हैं, जो किसी भी दिव्य पर्वत को पल भर में राख के ढेर में बदल सकती हैं। ये वाकई में खूंखार और डरावना शिकारी पक्षी था। लेकिन अगर तुलना की जाए तो अज़्योर क्लाउड थंडर वाइल्ड गूस का स्वभाव उस हेवन डेवोरिंग स्पैरो की तुलना में थोड़ा शांत और सौम्य माना जाता है। ये उतना हिंसक नहीं होता, पर इसकी शक्ति में कोई कमी नहीं होती। कोक के भीतर बैठा मैं भी इन दोनों महान जीवों के बारे में सोचकर दंग था। दादाजी की पसंद और नानाजी की पसंद, एक काला और भयंकर तो दूसरा सफेद और दिव्य, एक पूरी तरह हिंसक तो दूसरा शक्तिशाली होने के बावजूद संयमित। मैंने उसी पल अपने भविष्य के लिए एक योजना बना ली। मैंने तय किया कि जब भी मुझे युद्ध के मैदान में जाना होगा और दुश्मनों को धूल चटानी होगी, तब मैं उस खूंखार हेवन डेवोरिंग स्पैरो की सवारी करूंगा और जो भी सामने आएगा उसे नष्ट कर दूंगा। लेकिन जब मुझे शांति के पलों में प्रकृति का आनंद लेना होगा या किसी खास के साथ चांदनी रात में सैर करनी होगी, तब मैं इस अज़्योर क्लाउड थंडर वाइल्ड गूस पर सवार होकर आसमान की ऊंचाइयों का लुत्फ उठाऊंगा। ये सोचकर मेरे चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान आ गई। एक तरफ रोमांच और दूसरी तरफ राजसी ठाठ। ये वाकई में एक बेहतरीन तालमेल था। कोख में लेटे लेटे ही मैं अपनी इन छोटी छोटी गणनाओं और सपनों में खो गया था। बाहर सु युनफेंग अभी भी बड़े गर्व के साथ अपना सिर ऊंचा किए खड़े थे। उनके चेहरे पर जीत की चमक थी। उन्हें पता था कि उन्होंने जो जीव ढूंढा है उसे हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत और कितनी शक्ति लगाई है। उनके लिए, अपने पोते के लिए इससे बेहतर तोहफा और कुछ हो ही नहीं सकता था। जैसे ही सु युनफेंग ने उस विशालकाय पक्षी को गर्व से सबके सामने प्रदर्शित किया, जियांग ताइहांग खुद को रोक नहीं पाए और उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। अगले ही पल वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। हा, सु युनफेंग, क्या तुम मुझे हंसा कर मारना चाहते हो? क्या वाकई यही तुम्हारा वो दिव्य जानवर है? सच कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम दुनिया के किसी कोने से कोई महाशक्तिशाली पौराणिक जीव ढूंढ लाए होगे, पर अंत में ये क्या निकला? ये तो महज एक जंगली बत्तख है। क्या तुम वाकई इस मामूली सी बत्तख को मेरे हेवन डेवोरिंग स्पैरो के बराबर समझते हो? जैसे ही ताइहांग के मुंह से ये कड़वे और मजाक से भरे शब्द निकले, वहां मौजूद सु किंगशुआंग और जियांग वुकुसु के चेहरे शर्म और गुस्से से लाल हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कलेजे पर किसी ने वार कर दिया हो। वे दोनों मनी मन चाह रहे थे कि काश वे अपनी बेबसी पर खून के आंसू रोक सकें। एक तरफ ताइहांग कह रहे थे कि हेवन डेवोरिंग स्पैरो सिर्फ एक मामूली सी गौरैया है, और दूसरी तरफ सु युनफेंग उस महान अज़्योर क्लाउड थंडर वाइल्ड गूस को एक साधारण जंगली बत्तख बता रहे थे। ये दोनों ही जीव प्राचीन काल की अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली प्रजातियां थीं, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट जाते थे। क्या इन दोनों बुजुर्गों को अपनी गरिमा का जरा भी ख्याल नहीं था? क्या वे इन महान जीवों का अपमान करके अपनी सदियों पुरानी दुश्मनी को और हवा देना चाहते थे? सच में इन दोनों जैसा जिद्दी और अड़ियल इंसान पूरी दुनिया में मिलना नामुमकिन था। एक दूसरे को नीचा दिखाने की उनकी ये होड़ अब सारी हदें पार कर रही थी। अभी सु किंगशुआंग और जियांग वुकुसु अपनी बेबसी पर सोच ही रहे थे कि जियांग ताइहांग और सु युनफेंग के बीच फिर से शब्दों का युद्ध छिड़ गया। उनकी बहस इतनी तेज और तीखी हो गई कि माहौल में फिर से तनाव का बारूद भर गया। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घूर रहे थे। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो चुके थे और गर्दन की नसें खिंच गई थी। उनकी मुद्रा देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भी क्षण एक दूसरे पर हमला कर देंगे और इस महल को मलबे के ढेर में बदल देंगे। जियांग वुकुसु, जो इन दोनों के बीच फंसा हुआ था, बड़ी व्याकुलता और घबराहट में आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर पसीना था और वो कुछ कहना चाहता था। वो इस युद्ध को रोकना चाहता था, लेकिन उन दोनों बुजुर्गों के सिर पर तो जैसे खून सवार था। उन्हें अपने दामाद की मौजूदगी का जरा भी ख्याल नहीं था। उनकी जुबानी जंग जारी रही, जहां हर शब्द एक दूसरे के स्वाभिमान पर प्रहार कर रहा था। जियांग वुकुसु के लिए उनके बीच एक शब्द भी बोल पाना नामुमकिन हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने सगे पिता का पक्ष ले या अपने ससुर का, जिनकी लाडली बेटी उसकी पत्नी थी। इस घर में उसकी हैसियत और आवाज इन दोनों बुजुर्गों के अहंकार के सामने बहुत छोटी थी। वुकुसु ने एक आखिरी बार हिम्मत जुटाई और चीखते हुए कहा, पिताजी, ससुर जी, कृपया अब और मत लड़िए। चाहे वो हेवन डेवोरिंग स्पैरो हो या अज़्योर क्लाउड थंडर वाइल्ड गूस, क्या हम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते?
क्यों ना हम तब तक सब्र रखें जब तक कि युक्सियान का जन्म नहीं हो जाता। आखिरकार वही इस बात का फैसला करेगा कि उसे किसकी सवारी करनी है और कौन सा जीव उसे पसंद है। जैसे ही जियांग वुकुसु ने उस नन्हे जीव युक्सियान का नाम लिया, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। ताइहांग और सुयुनफेंग, जो अभी एक दूसरे को कच्चा चबा जाने के लिए तैयार थे, अचानक शांत हो गए। उनके शरीर से निकलने वाला वो क्रोध और शक्तिशाली आभा मंडल पल भर में गायब हो गया। उन्होंने अपनी बहस वहीं रोक दी और एक दूसरे से नजरों को हटा लिया। युक्सियान का नाम ही काफी था उन दोनों की नफरत की आग को बुझाने के लिए। ताइहांग ने धीरे से दोहराया, मेरे पोते का नाम जियांग युक्सियान। सच में ये नाम बहुत ही प्रभावशाली है। सु युनफेंग के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने सिर हिलाते हुए सहमति दी, हाँ, ये नाम वाकई शानदार है। ये मेरे पोते के रुतबे, उसकी गरिमा और उसके भविष्य की महानता को पूरी तरह दर्शाता है। एक पल पहले जो दो कट्टर दुश्मन महल को गिराने पर तुले थे, वे अब युक्सियान के नाम की खुशी में झूम रहे थे। उनके चेहरे पर एक अनूठी चमक थी और आंखों में अपने आने वाले वंशज के लिए ढेर सारा प्यार और गर्व था। जियांग ताइहांग और सुयुनफेंग दोनों ही जियांग युक्सियान नाम से पूरी तरह संतुष्ट थे। महल की कोख में सुरक्षित लेटा मैं भी इन बातों को सुन रहा था। बाहर की ये मुर्गों की लड़ाई और फिर अचानक नाम सुनते ही ये शांति, ये सब मेरे लिए किसी मनोरंजक नाटक से कम नहीं था। मुझे लगा कि कोख के भीतर की ये बोरियत भरी जिंदगी कम से कम नानाजी और दादाजी की नोक-झोंक से कट तो रही है। मैंने मन ही मन एक गहरी सांस ली, एक दर्शक के तौर पर जो चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि काश इस समय मेरे पास थोड़े आमेलन सीड्स, खरबूजे के बीज और ठंडे पानी का इंतजाम होता। ये किसी सिनेमा को देखने जैसा एहसास था, जहाँ किरदारों की हर हरकत पर मुझे हंसी आ रही थी। खैर, जो भी हो, जियांग युक्सियान की इस दुनिया में आने की आहट ने 2 सदियों पुराने दुश्मनों को एक ही पल में सुकून दे दिया था। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा शुक्रिया। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स का परिवार पूरा हो चुका है। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसे ही बढ़िया स्टोरीज एक्सप्लेन करता रहूं। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे वीडियोस के पार्ट 2 फीड की डिमांड करते हैं और मैं वो लाना भी चाहता हूं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इन स्टोरीज को मंगा और एनिमे विजुअल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूं। इन विजुअल्स को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है और इनकी एक लिमिट होती है। अगर मैं किसी वीडियो का पार्ट 2 बनाता हूं तो उसकी इमेजेस पहले पार्ट से मैच नहीं होंगी। ऐसे में मुझे पुरानी इमेजेस को ही लूप में चलाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पार्ट 2 में आपको नए विजुअल्स शायद ना मिलें, इसलिए आप इसे एक ऑडियो बुक की तरह ही सुनिए और एंजॉय कीजिए। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 लेकर आऊँ तो आपको कमेंट में उस वीडियो का नाम लिखना होगा जिसका आपको अगला पार्ट चाहिए। जिस वीडियो पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, मैं सबसे पहले उसी का पार्ट 2 तैयार करूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो वीडियो आप तक पहुंचे। बस आपका थोड़ा सा सब्र और साथ चाहिए। एक बार फिर से 1K सब्सक्राइबर्स के लिए धन्यवाद। आप बस कमेंट में बताइए कि कौन सी स्टोरी का पार्ट 2 आना चाहिए और मैं यूज़ जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।